So hello everyone and welcome back to Marks Up. Welcome back to another very interesting video session of transportation in plant. ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और अभी तक हम काफी सारी अनोखी चीजें पढ़ चुके थे प्लांट के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में ये जाना कि किस हिसाब से जो रूट हेयर्स थे वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे फ्रॉम द सॉइल, और एक बार अगर ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये वाया सिम्प्लास्टिक पाथवे या फिर वाया एपोप्लास्टिक पाथवे उन वाटर और मिनरल्स को थ्रो कर रहे थे या फिर पहुंचा रहे थे अप टू द जाइलम, जिसका काम ही है वाटर मिनरल की कंडक्शन का। एक बार अगर वाटर अब आपका जाइलम के अंदर पहुंच चुका तो ये स्टेम के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है एंड अल्टीमेटली ये स्टेम की टिप तक पहुंच जाता है वाया टू डिफरेंट प्रोसेसेस। पहला प्रोसेस जो कि इनिशियल धक्का लगाता है आपके वाटर और मिनरल्स को, इसे आप क्या कह रहे थे? इसे आप कह रहे थे रूट प्रेशर। ओके, इसे आप कह रहे थे रूट प्रेशर, जो कि एक टाइप का पुश था। ओके, यानी ये एक प्रकार का धक्का था जो कि वाटर और मिनरल्स को लग रहा था ऊपर की साइड। लेकिन आपके पानी को और मिनरल्स को ऊपर की साइड खींचने का जो ज्यादातर काम है, जो सबसे मोस्ट एफिशिएंट फेनोमेना है, वो कौन सा है? वो है आपका ट्रांसपिरेशनल पुल। यानी ट्रांसपिरेशन की मदद से वाटर और मिनरल की जो स्ट्रीम है इसको ऊपर खींचा जाता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पुल विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल आयंस। तो आज हम देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन आखिर होता क्या है जो इतनी अच्छी फोर्स हमें प्रदान करता है जिससे कि वाटर और मिनरल्स का अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिले, बिकॉज प्लांट्स कैन हैव ग्रेट हाइट्स। इनकी जो हाइट है ये 100 मीटर से भी ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। तो इतने लंबे लंबे प्लांट्स में बिना किसी सर्कुलेटरी सिस्टम के, बिना किसी हार्ट के, किस हिसाब से कंटिन्यूअसली वाटर और मिनरल्स को ऊपर की साइड फ्लो करवाया जा सकता है वो हम आज सीखेंगे। सो द प्राइम टॉपिक ऑफ आवर कंसर्न इज ट्रांसपिरेशन। और जैसे ही हम ट्रांसपिरेशन समझ जाएंगे हमारी पूरी की पूरी वाटर और मिनरल की जो पाथवे है वो क्रैक हो जाएगी। उसके बाद हम लोग मास फ्लो हाइपोथेसिस और गिडलिंग एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की अगर जनरल डेफिनेशन की बात करें, सो इट इज नथिंग बट द लॉस ऑफ वाटर। यहां पर कुछ नहीं होता, पानी का लॉस होता है। किस फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में। और वेपर कब बनते हैं ये बिल्कुल भी कोई नई या बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आप पानी को उबालते हो, व्हेन यू बॉइल वाटर, देन ओनली यू कैन कन्वर्ट द लिक्विड वाटर इनटू इट्स वेपराइज्ड स्टेट। द सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन इज आल्सो सीन ओवर हियर। अगर आपको पानी को यानी लिक्विड वाटर जो एब्जॉर्ब किया गया था बाय द रूट्स, अगर उसको आपको वेपराइज करना है तो हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है ये हाई टेम्परेचर पर होता है। जब आपका टेम्परेचर दोपहर में सबसे मैक्सिमम होगा उस टाइम पर ट्रांसपिरेशन भी मैक्सिमम हो जाएगी। जब आपका टेम्परेचर मिनिमम है, जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर लेट इन द नाइट, उस टाइम पर ट्रांसपिरेशन भी आपकी ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगी। इसीलिए आपकी जो गटेशन थी, जब पानी लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रिलीज हो रहा था, जब वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में लॉस हो रहा था, वो आपका अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में होता है। क्योंकि बिल्कुल सुबह या बिल्कुल रात में टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो आपका वेपर तो नहीं बन पाएगा, पानी आपका लिक्विड स्टेट में ही रहना प्रेफर करेगा और उसी फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो ट्रांसपिरेशन होता किसके थ्रू है? आपकी लीफ के ऊपर काफी सारे छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप स्टोमा या स्टोमेटा कहते हैं। हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में दो अलग अलग प्रकार की लीव्स देख चुके हैं। जो डाइकॉट प्लांट होता है उनकी जो लीफ है उसे आप डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। डॉर्सी वेंट्रल लीफ क्यों बोला? क्योंकि इसका डॉर्सल सरफेस अलग होता है यानी अपर सरफेस अलग होता है, और वेंट्रल सरफेस अलग होता है यानी लोअर सरफेस अलग होता है। एक साइड में आपको ज्यादा स्टोमेटा देखने को मिलेंगे जबकि दूसरी साइड में आपको बहुत कम स्टोमेटा देखने को मिलेंगे, और हो सकता है स्टोमेटा उस एंड में एब्सेंट भी हो। तो जो डाइकॉट प्लांट है इनकी जो लीफ है इसे आप डॉर्सी वेंट्रल इसीलिए बोलते हो क्योंकि आप बता सकते हो कौन सा डॉर्सल है कौन सा वेंट्रल, दोनों साइड एक जैसी नहीं दिखाई देती। सो जो ऊपर वाला पार्ट है इसे आप बोलते हो अडेक्शियल सरफेस, और जो नीचे वाला पार्ट है इसे आप बोलते हो अबेक्शियल सरफेस, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्टोमेटास आर प्रेजेंट। लेकिन जब आप मोनोकॉट प्लांट की बात करते हो तो वहां पर आपकी आइसोबाइलेटरल लीफ आपको देखने को मिलती है। आइसोबाइलेटरल मतलब ऊपर जितने स्टोमेटा होंगे नीचे भी उतने ही स्टोमेटा होंगे, ऊपर वाला लीफ सरफेस और नीचे वाला लीफ सरफेस एकदम एक जैसा दिखाई देगा। ये केस आपको मोनोकॉट में देखने को मिलता है। तो यहां पर ये जो छोटे छोटे पोर है ना स्टोमेटा, जब ये खुल जाते हैं तो एक स्पेस मिल जाता है एयर को ट्रेवल करने का। तो यहां से गैसेस भी एक्सचेंज होती हैं क्योंकि एयर यहां से ट्रेवल करेगी। तो समझ लीजिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए आपके प्लांट को CO2 चाहिए, तो जब स्टोमेटा खुलेगा तो CO2 अंदर आ जाएगी, आपकी फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बनी है वो बाहर चली जाएगी।
एज वेल एज जब स्टोमेटा खुलेगा तो आपका पानी जो कि लॉस होना होगा थ्रू ट्रांसपिरेशन वो भी आपका बाहर चला जाएगा। सो आपका ट्रांसपिरेशन भी वाया स्टोमेटा होता है एज वेल एज आपका मेजर गैसियस एक्सचेंज भी वाया स्टोमेटा ही होता है। आप इस चीज को वैलिडेट कैसे करेंगे? आप इस चीज को वैलिडेट करेंगे वाया कोबाल्ट क्लोराइड पेपर एक्सपेरिमेंट। कोबाल्ट क्लोराइड का एक पेपर आता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आप दोपहर में लीफ के पास जो है लगा करके रख दीजिए और इसको स्टिच कर दीजिए लीफ के साथ। अब देखो यार, वेपर लूज होते हुए तुम्हें कभी भी दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वेपर आपका इनविजिबल होता है। लेकिन अगर एक पेपर का रंग बदल जाए वेपर की प्रेजेंस में तो उस चीज को तो आप नोट कर ही सकते हो। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर की खास बात यह है कि आपका ब्लूइश होता है कलर में। ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लूइश होता है कलर में, लेकिन जैसे इसके ऊपर वाटर वेपर्स आकर के जुड़ेंगे ये आपका कलर चेंज करके पिंकिश हो जाता है। सो देयर इज द कलर कॉन्ट्रास्ट दैट यू विल सी ऑन वाटर वेपर्स अटैक ऑन दिस पेपर। तो यहां पर क्या होता है, जो कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर है ये ब्लू से आपका पिंकिश कलर का हो जाता है जैसे ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको एक इनडायरेक्ट प्रूफ मिल जाता है कि हाँ भाई वाटर का लॉस तो हो रहा है वाया लीफ। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है जिससे आप ट्रांसपिरेशन को प्रूफ कर सकते हो। साइड में एक एनिमेशन लगी है, उसे गौर से देखिए। आपका स्टोमेटा खुला तो CO2 अंदर आ गई, ऑक्सीजन बाहर चली गई और एज वेल एज वाटर भी बाहर चला गया। और जब स्टोमेटा बंद हुआ तो ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है। अभी देखो स्टोमेटा खुला, CO2 अंदर, ऑक्सीजन बाहर, एज वेल एज आपका वाटर भी बाहर। यानी यहां से वाटर तो आपका एक्सचेंज, मतलब गैसेस तो एक्सचेंज हो ही रही हैं, वाटर भी आपका इसी के थ्रू बाहर जा रहा है। यानी ट्रांसपिरेशन और CO2 O2 एक्सचेंज दोनों के दोनों किसके थ्रू होते हैं? स्टोमेटा के थ्रू होते हैं। ये बात हम यहां पर प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो ये जो पोर है जो अभी खुला व्हाइट कलर का, ये आपका स्टोमेटा कहलाता है। और इसके बगल में जो सेल्स है ग्रीन कलर के, कैसे सेल्स है? ये आपके गार्ड सेल्स है। इन्हें आप गार्ड सेल्स बोलते हो, जिनमें आपकी माइक्रोफाइब्रिल्स लगी रहती है विच आर रेडियली अरेंज्ड। रेडियली अरेंज जिससे इसको बड़ा होने में और छोटा होने में कोई तकलीफ ना हो। राइट? अगर समझ लीजिए ये आपका एक गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल पर अगर इस हिसाब से माइक्रोफाइब्रिल्स लगी रहे तो ये आपका सिर्फ लंबा या छोटा हो पाएगा। लेकिन हमें इसे खोलना है, हमें इसको टर्जिड करना है और फ्लैसिड करना है बार बार। तो इसको सर्कुलरली ओपन करने के लिए रेडियल माइक्रोफाइब्रिल्स लगी रहती हैं। राइट? एक सर्कुलर ओरिएंटेशन में आपकी माइक्रोफाइब्रिल्स लगी रहती है। ये अरेंजमेंट यहां पर देखने को मिली। और ये जो आपका देखिए यहां पर जो आपका गार्ड सेल है, इसके अंदर की जो वॉल है ये आपकी काफी मोटी है और ये वाली जो बाहर वाली वॉल है ये काफी पतली है। तो अंदर वाली जो वॉल होती है जिसके खुलने पर स्टोमेटा लाइक पोर बनेगा वो आपकी थिक होती है, और बाहर वाली जो वॉल है जो स्टोमेटा से दूर है, जो पोर से दूर है, वो आपकी थोड़ी सी थिन होती है। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वाले चैप्टर में, बट स्टिल हम इनको थोड़ा सा देख रहे हैं यहाँ पर बिकॉज हमें इस कंसेप्ट की जरूरत है। सो ट्रांसपिरेशन क्या होता है समझिए। इट इज इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। इवेपोरेटिव लॉस मतलब वेपर के फॉर्म में, इवेपोरेटिव बोल दिया ना, तो वेपर के फॉर्म में लॉस हो रहा है वाटर थ्रू स्टोमेटा इन द लीव्स, यानी लीव के थ्रू पानी आपका लॉस हो जाता है। लेस देन 1% ऑफ द वाटर रीचिंग लीव्स इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ। रिमेनिंग जितना भी पानी है ये लॉस हो जाता है बाय ट्रांसपिरेशन, यानी 99% से भी ज्यादा पानी आपका ट्रांसपिरेशन से सिर्फ लॉस हो जाता है। अब आप सोचोगे सर ये तो एक बहुत ही ज्यादा मेजर लॉस वाला प्रोसेस है, तो हम ट्रांसपिरेशन करें ही क्यों? क्यों ना हम सारे स्टोमेटा को बंद कर लें। अगर तुम सारे स्टोमेटा को बंद कर लोगे तो तुम गैसियस एक्सचेंज कैसे कर पाओगे? अगर तुम स्टोमेटा को बंद कर लोगे तो CO2 कैसे ले पाओगे? और अगर तुम CO2 नहीं ले पाओगे तो तुम खाना कैसे बनाओगे, फोटोसिंथेसिस कैसे करोगे? तो आपको स्टोमेटा खोलना पड़ेगा, और जैसे ही स्टोमेटा खोलोगे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। और इन वाटर मॉलिक्यूल्स का निकलना भी जरूरी है। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको लग रहा होगा कि 99% पानी तो लॉस हो गया, सिर्फ 1% पानी आपको मिला है प्लांट के अंदर, लेकिन वो 1% पानी भी प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो 1% हमें मिला है ना, ये मिला भी ट्रांसपिरेशन की वजह से ही है। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा ना तो आपका 1% पानी भी हमें नहीं मिलेगा। यानी समझ लो एक बहुत अमीर आदमी है जिसके पास 1 करोड़ रुपए है, उस 1 करोड़ रुपए में से उसने आपको 1 लाख निकाल कर दिए, तो आपके लिए तो वो 1 लाख भी मुफ्त के है ना। यू शुड बी थैंकफुल टू दैट गाय। आपको ये नहीं बोलना कि सर 1 करोड़ के 1 करोड़ दे दो ना, आपकी तो लॉटरी लगी है। भाई लॉटरी उसकी लगी है, तुम्हें उसने 1 लाख भी दिया है अगर खुश होकर, तो तुम्हारे लिए वो बेनिफिट है क्योंकि तुम जीरो पे खड़े थे। सिमिलरली प्लांट यहां पर ट्रांसपिरेशन को हमेशा शुक्रिया करता रहता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन बहुत सारे प्रोसेसेस करता है प्लांट के अंदर। इन्हें ठंडा रखने में हेल्प करता है, मेन ट्रांसपोर्टेशन की स्ट्रीम बनाता है, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो ट्रांसपिरेशन करता है। और ये जो 1% मिला है ना, ये भी हमें ट्रांसपिरेशन की वजह से ही मिला है।
अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो आपका 0% हमें यहां पर मिलता। तो हमें इस बात का कोई भी मलाल नहीं है कि 99% पानी लॉस हो गया, क्योंकि 100% पानी आपका ट्रांसपिरेशन की वजह से ही आया था। इस बात को हमेशा याद रखना। सो बी थैंकफुल टू ट्रांसपिरेशन। इसको स्टडी कैसे करते हो? कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर ले जाओ, एक प्लांट पर जाकर लगा दो, दोपहर के टाइम पे नोट करना, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लूइश से पिंकिश हो जाएगा, मतलब आपका वाटर जो है लॉस हुआ है। ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के दौरान स्टोमेटा खुलेगा तो ऑक्सीजन आपका बाहर निकल सकता है और CO2 आपका अंदर आ सकता है, यानी लीफ के अंदर जो एक्सचेंज प्रोसेस है गैसेस का वो भी यहां पर टेक प्लेस कर सकता है, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें आपकी वाया स्टोमेटा ही टेक प्लेस करती है। अब स्टोमेटा जो है दे आर ओपन इन डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट टाइम। ये आपका जनरल केस है, ये आपका जनरल केस है। देयर आर सम अदर प्लांट्स जो कि एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन में वो क्या करते हैं, रात को अपने स्टोमेटा खोल लेते हैं और दिन में बंद रख लेते हैं। इन्हें आप कैम प्लांट्स बोलते हो, जो कि फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ोगे आप। जस्ट आपका मिनरल न्यूट्रिशन के बाद जो चैप्टर है, यानी इससे अगले से अगला चैप्टर, उसमें आप पढ़ोगे क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म करने वाले प्लांट्स। तो वो रात में स्टोमेटा खोलते हैं और दिन में अपना मस्त तरीके से बैठे रहते हैं। तो ये जो आपके जनरल प्लांट्स के स्टोमेटा होते हैं, इन्हें आप बोलते हो ग्रोसरी शॉप जैसे स्टोमेटा या स्टेशनरी जैसे स्टोमेटा। अगर तुम्हें कॉपी खरीदनी है तो तुम 7-8 बजे से पहले ही जाओगे। स्टेशनरी तो आपकी बंद हो जाती है 8 साढ़े 8 बजे। लेकिन अगर तुम्हें भाई बाहर जाना है, राइट, तो तुम रात को जाओगे, दिन में नहीं जाओगे। तो जो कैंप प्लांट्स है ना, ये आपके बार लाइक होते हैं, इनके स्टोमेटा रात को खुले हैं। जबकि जो आपके जनरल प्लांट्स हैं ये आपके ग्रोसरी शॉप है, ये दिन में खुले हैं। तो दोनों में फर्क रहता है, और ये भी एक अडेप्टेशन है वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। ऐसे प्लांट जो पानी के लॉस को बचाना चाहते हैं, पानी को लॉस नहीं होने देना चाहते, वो क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म अडेप्ट कर लेते हैं और अपने पानी को रिटेन कर लेते हैं अपने सेल्स के अंदर। नाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। जो गार्ड सेल है ये आपके स्वेल होते हैं, यानी टर्जिड होते हैं, एज वेल एज आपके पिचक जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं। उस बेसिस पर ही आपका क्या देखने को मिलता है, हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलता है। तो यहां पर काफी सारी चीजें आ जाती हैं आपकी गार्ड सेल्स के अंदर, जैसे कि वाटर वगैरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड देयर इज पोटेशियम आयन, देयर इज मेलेट आयन, जो कि हेल्प करते हैं इसको खुलने में। तो यहां पर एक पोटेशियम और मेलेट थ्योरी भी है, पोटेशियम मेलेट हाइपोथेसिस। तो कहा जाता है कि पोटेशियम और मेलेट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने। और वाटर तो आपका टर्जिडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता ही है। जैसे ही स्टोमेटा के अंदर पानी आएगा, राइट, जो गार्ड सेल्स हैं इनमें पानी भरते ही ये फूल जाएंगे, और फूल जाएंगे तो मोटे मोटे हो जाएंगे, तो इनकी जो थिक वॉल है वो थोड़ी दूर हो जाएगी। अगर थिक वॉल दूर हुई तो आपका पोर जो है सेंटर वाला वो खुल जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे। ओके, तो जो इनर वॉल है आपकी गार्ड सेल की, जो कि स्टोमेटल अपर्चर यानी उस छेद को कवर करती है, वो आपकी थिक और इलास्टिक होती है, जबकि आउटर वॉल आपकी थिन है। ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बनाकर भी दिखाया था। यहां पर देखो, जो इनर वाली वॉल थी ये आपकी क्या थी, थिक थी, और बाहर वाली आपकी थिन थी। सिमिलर केस आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देखने को मिलेगा। ये जो इनर वॉल है ये आपकी थिक है, इतनी मोटी है, जबकि जो आउटर वॉल है ये आपको पतली सी दिखाई दे रही है सिंगल लेयर में। तो इनर वॉल है विच इज थिक एंड इलास्टिक, और ये आउटर वॉल है विच इज थिन। और ये जो सेंटर पे ये ग्रीन कलर का जो पोर प्रेजेंट है, इसे आप स्टोमेटल अपर्चर बोलते हो, या स्टोमा बोलते हो, या स्टोमेटा बोलते हो, या पोर बोल देते हो। इसके साइड में जो बीन शेप सेल प्रेजेंट है, किडनी शेप जो सेल प्रेजेंट है, इन्हें आप गार्ड सेल बोलते हो। ये जब टर्जिड या फ्लैसिड होंगे तब जाके आपका पोर ओपन या क्लोज होगा। एंड यहां पर जो माइक्रोफाइब्रिल है मैंने आपको बनाकर भी दिखाई थी लास्ट स्लाइड के अंदर, कि आपके रेडियली अरेंज होती हैं। तो ये जो माइक्रोफाइब्रिल है ये रेडियली अरेंज है, एक सर्कुलर पैटर्न में अरेंज है। अगर ये लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होती ना, ऐसे बीन शेप गार्ड सेल में लंबी लंबी, तो आपके गार्ड सेल लंबाई बढ़ा पाते, अपनी मोटाई नहीं बढ़ा पाते, ओपन क्लोज नहीं हो पाते, सिर्फ लंबे छोटे हो पाते। लेकिन हमें इन्हें टर्जिड और फ्लैसिड करना है, हमें इनकी मोटाई जो है वो चेंज करनी है, तो हमें रेडियली अरेंज माइक्रोफाइब्रिल यहां पर चाहिए थी। तो सेल्यूलोज की जो माइक्रोफाइब्रिल होती है यहां पर, वो रेडियली अरेंज होती है। ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर हो जाता है स्टोमेटा का। तो यहां पर जब टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज करती है, यानी यहां पर अगर गार्ड सेल के अंदर पानी आ गया है तो ये सूज जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो आउटर वॉल जो है ये बल्ज हो जाती है, बाहर की साइड निकल जाती हैं, और इनर वॉल्स भी जो है आपकी फैलने लगती है, मोटी होने लगती है, और एक क्रेसेंट शेप ले लेती है। कहने का ये मतलब हुआ, जब आपके
गार्ड सेल्स के अंदर पानी आया तो इनिशियली ये ऐसे प्रेजेंट थे, इनिशियली ऐसे प्रेजेंट थे, राइट, इनके अंदर पानी नहीं है, लेकिन जब इनके अंदर पानी आने लगा तो ये मोटे मोटे हो गए, राइट, और इनर वॉल को भी इन्होंने अंदर की साइड खींच लिया। तो इनर वॉल को भी अगर इन्होंने अंदर की साइड खींच लिया तो ऐसी क्रेसेंट शेप बन जाएगी, ऐसी चांद जैसी शेप बन जाएगी आपके सेंटर पे। तो स्टोमेटा का जो पोर है ये हो जाएगा ओपन, यानी जब गार्ड सेल की टर्जिडिटी बढ़ती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, जब गार्ड सेल मोटा होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। यहां पर सेल्यूलोज की जो माइक्रोफाइब्रिल थी ये रेडियली अरेंज होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज नहीं होती, जिससे कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज हो पाए, क्योंकि हमें गार्ड सेल्स की लंबाई नहीं बढ़ानी, हमें उनकी मोटाई और पतलाई को जो है यहां मैनेज करना है। सो गार्ड सेल्स जो है जब ये टर्जिडिटी लूज करेंगे, जब इनके अंदर से पानी निकल जाएगा या फिर पानी की जब कमी होगी तो अल्टीमेटली ये दोबारा से पिचक जाएंगे, इनर वॉल जो है ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। यानी यहां पर क्या देखने को मिला, अगर हम यहां पर डायग्राम बनाकर देखने की कोशिश करें, ये आपका नॉर्मल स्टेट था गार्ड सेल्स का, ये आपका नॉर्मल स्टेट था, राइट। यहां पर ये मान लो थोड़ी थिक वॉल है, यहां पर इस हिसाब की थिक वॉल आपको देखने को मिली। यहां पर हमने क्या डाला, पानी डाला। सो पानी गेन करने की वजह से जो गार्ड सेल है ये स्वेल हो जाएंगे, ये अगर फूलेंगे तो इस प्रकार के हो जाएंगे मोटे मोटे, और इनर वॉल को भी अपनी साइड खींचेंगे, इस प्रकार के ये हो जाएंगे। तो दूसरा जो आपका गार्ड सेल है वो भी कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, ये भी आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो अब यहां पर ये जो मोटी वाली वॉल थी ये आपकी खुल चुकी है, तो अल्टीमेटली ये पोर हो चुका है बड़ा, यानी कि पोर हो चुका है ओपन, और आपकी जो रेडियली अरेंज सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल थी ये भी लेंथ में थोड़ी बड़ी हुई। पहले छोटी छोटी थी क्योंकि आपका गार्ड सेल पतला था, अब गार्ड सेल आपका मोटा हो गया है, पानी भरने से स्वेल हो गया है, तो इन्होंने अपनी लंबाई बढ़ाई, क्योंकि इलास्टिक है तो इन्होंने क्या किया, अपनी मोटाई को बढ़ा लिया। एंड अल्टीमेटली समझ लो यहां से पानी आपने निकाल दिया, अगर आपने यहां से पानी निकाला है तो दोबारा से क्या हो जाएंगे, दोबारा से ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे, एंड स्टोमेटा अल्टीमेटली क्या हो जाता है आपका, क्लोज हो जाता है। तो यहां से हमें क्या बात सीखने को मिली, यहां से हमें यह बात सीखने को मिली कि व्हेन द गार्ड सेल्स आर टर्जिड द स्टोमेटा इज ओपनड, एंड व्हेन द गार्ड सेल्स आर फ्लैसिड द स्टोमेटा इज क्लोज्ड। ये बात हमें यहां से सीखने को मिली। ओके, अब देखो यूजुअली द लोअर सरफेस ऑफ डाइकॉट लीफ, मैंने आपको क्या बताया था, डाइकॉट के अंदर डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है जिसकी अपर और लोअर सरफेस अलग अलग होते हैं। तो अडेक्शियल सरफेस पे कम स्टोमेटा होंगे, हो सकता है स्टोमेटा ना भी हो, लेकिन लोअर सरफेस जो है अबैक्सियल, इस पे आपके बहुत ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। तो ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा कहां देखने को मिलेगा, लोअर सरफेस के ऊपर देखने को मिलेगा, यानी आपका अबैक्सियल सरफेस पर देखने को मिलेगा। सिमिलरली आपकी जो मोनोकॉट लीफ है यहां पर इट इज कॉल्ड एज आइसोबाइलेटरल लीफ, तो यहां पर दोनों साइड्स पे बराबर नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो यहां पर आपको सेम चीज देखने को मिल जाती है, नो इश्यूज, राइट। तो यहां पर आपको बराबर चीज देखने को मिल गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि प्लांट के अंदर के फैक्टर नहीं है, इन्हें आप क्लाइमेटिक फैक्टर भी कह सकते हो, एनवायरमेंटल फैक्टर भी कह सकते हो, जैसे कि टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा जैसे कि दोपहर के टाइम में, तो ट्रांसपिरेशन भी मैक्सिमम हो गई, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ा है तो ट्रांसपिरेशन रेट भी बढ़ी है। अर्ली इन द मॉर्निंग लेट इन द नाइट टेम्परेचर कम रहता है तो उस टाइम पर ट्रांसपिरेशन भी नहीं होती। लाइट इंटेंसिटी, भाई दोपहर में जब टेम्परेचर बढ़ा है तो किसकी वजह से बढ़ा है, सूरज की वजह से ही तो बढ़ा है। तो जब लाइट अच्छी खासी रहेगी तो स्टोमेटा आपके ओपन होते हैं, जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी उस टाइम पर भी आपके ट्रांसपिरेशन का रेट टेम्परेचर चेंज होने की वजह से चेंज हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। ह्यूमिडिटी, यानी अगर बाहर आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है, अगर बाहर आपका मॉइस्चर ठीक ठाक प्रेजेंट है, यानी बाहर पानी है, तो लीफ के अंदर से पानी बाहर जाकर करेगा ही क्या, पानी जो वेपराइज्ड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है वो बाहर जाकर सूखे एटमॉस्फेयर में रहना चाहता है। पानी कहां से कहां मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन या हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर लीफ के बाहर पहले से ही बहुत ज्यादा पानी है तो उल्टा हो गया ना, हाई पोटेंशियल तो बाहर की साइड है, तो पानी अब लीफ से निकलना प्रेफर नहीं करता, तो ट्रांसपिरेशन आपकी कम हो जाती है।
विंड वेलोसिटी, यानी अगर आपकी हवा बहुत तेजी से चल रही है तो पत्ते क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, फ्लैटर करते रहते हैं। अगर पत्ते एक्टिव हैं तो उनके स्टोमेटा खुल जाते हैं एंड अल्टीमेटली आपकी ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाती है। ये सारे आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। प्लांट के अंदर के फैक्टर्स की अगर आप बात करें तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। पहली बात तो नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर नंबर ज्यादा है, स्टोमेटा बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा मात्रा में खुलेंगे, ज्यादा मात्रा में खुलेंगे तो ज्यादा लॉस होगा, ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगी। नाउ नंबर ऑफ स्टोमेटा ओपन डिपेंड करता है, समझ लो नंबर ऑफ स्टोमेटा दो लीफ के अंदर है 500 500, एक में खुले हुए हैं 450 तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगी, दूसरे में खुले हैं सिर्फ 100 तो कम ट्रांसपिरेशन हो जाएगी। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा है उनमें से खुले कितने हैं, जितने ज्यादा खुले होंगे उतनी ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी। वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट मतलब अगर पानी अच्छा खासा है प्लांट के पास तो उसे लॉस का डर नहीं, खुला करके सारे के सारे स्टोमेटा को और वो अपने पानी को बाहर बहा सकता है, इवेपोरेट करवा सकता है। तो अगर वाटर स्टेटस क्लियर कट है ना तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यहां पर पानी की स्कैरसिटी है, अगर यहां पर पानी की कमी है, यानी आपका यहां पर वाटर स्ट्रेस की कंडीशन है, तो अल्टीमेटली स्टोमेटा को क्लोज रखना पड़ेगा, ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज प्लांट की डेथ हो जाएगी। कैनोपी स्ट्रक्चर। कैनोपी स्ट्रक्चर का मतलब क्या रहता है कि प्लांट प्रेजेंट कैसा है। एक बार बना के देख लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट कैनोपी इज। कैनोपी क्या है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए आपका एक जंगल है, तो जंगल पर मैं ये बना रहा हूं आपकी जमीन। ओके, ये आपकी जमीन है। इस जमीन पर सबसे पहले तो बड़े बड़े ट्रीज प्रेजेंट होंगे, बहुत बड़े बड़े ट्रीज जो जंगल की जान है। ये बड़े बड़े ट्रीज आपको देखने को मिले, तो यहां पर इन बड़े बड़े ट्रीज की हम लोग जो है लीव्स भी बना लेते हैं इस प्रकार से। सो दिस इज द अपर मोस्ट कैनोपी। अपर मोस्ट कैनोपी मतलब अपर मोस्ट जो चीज आपको दिखाई देती है जंगल में, दैट इज द कैनोपी ऑफ दिस ट्री, राइट। तो ये क्या हो गई, द मोस्ट अपर लेयर, अपर स्टोरी आपकी है। सो दिस इज फर्स्ट कैनोपी लेयर जिसमें बड़े बड़े ट्रीज आ गए। अब समझ लो यहां पर छोटी छोटी झाड़ियां हैं, छोटे छोटे बुशेस हैं, तो जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं ये क्या हो गई आपकी, ये सेकंड कैनोपी हो गई जो आपको दिखाई देंगी एज अ सेकंड लेयर इस प्रकार से। तो आपकी सेकंड लेयर ये हो गई, सेकंड कैनोपी लेयर। एंड इसके नीचे आपकी ग्रासेस हो गई, यानी हर्ब्स हो गए इस प्रकार से। तो ये आपकी थर्ड कैनोपी लेयर हो गए। तो मेरे भाई इनमें अलग अलग अमाउंट ऑफ सनलाइट आपको पेनिट्रेट करती हुई दिखाई दे जाएगी, क्योंकि जंगल के अंदर ज्यादातर जो सनलाइट है वो कौन लेते हैं, वो बड़े वाले पेड़ ही लेते हैं। वो छोटे वालों के पास क्यों आने देंगे, ये बड़े पेड़ इतने घने होते हैं कि इनके छोटे वाले जो पौधे हैं इन तक कुछ भी नहीं पहुंच पाता। अब यहां से काफी बार इतने घने पेड़ होते हैं कि इनके अंदर से फिल्टर होकर भी आपकी सन रेडिएशन नहीं आती, तो नीचे वाले जो है कम सन रेडिएशन में काम चलाते हैं, तो इनमें लॉस भी अल्टीमेटली कम होता है। जबकि बड़े वाले पेड़ हैं ये हमेशा एक्सपोज होते हैं सन से, तो इनके अंदर जो वाटर का लॉस है यानी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जो है, जो ट्रांसपिरेशनल रेट है वो भी आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस प्रकार के प्लांट की बात कर रहे हो, उसी हिसाब से आप इनके कैनोपी स्ट्रक्चर को भी डिफाइन कर सकते हो, राइट। ये सारे आपके थे फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। नाउ ट्रांसपिरेशन में इंपॉर्टेंट फोर्सेस कौन सी हैं, इट बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड। इनमें से काफी सारी टर्म्स को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, एक टर्म हमें नहीं पढ़नी है। तो ट्रांसपिरेशन ड्राइवन असेंट ऑफ जाइलम सैप जो है, इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पानी आपका ऊपर चढ़ क्यों पाता है, क्या है उसमें ऐसा खास कि पानी आपका बिल्कुल नीचे जाइलम में अगर आ चुका है तो उससे स्टेम की टिप तक पहुंच सकता है, क्योंकि स्टेम जो है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो सकती है, काफी बार उसकी लेंथ 100 मीटर्स तक को भी एक्सीड कर सकती है। तो ऐसा क्या है पानी के अंदर, कौन सी ऐसी खास बातें हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि उसको एक धार के फॉर्म में बहने पर मजबूर कर देती है या फिर उनकी मदद करती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है देखो कंटिन्यूअसली आपके बहते रहते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स एकदम कंटिन्यूअसली बह रहे हैं। सिमिलरली यहां पर भी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है कंटिन्यूअसली बह रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपके दो काम करते हैं। सबसे पहले तो ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, आपस में लिंक बनाते हैं। ये सेम वही डायग्राम है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये आपके वाटर का ऑक्सीजन है जो सबसे बड़ा दिखाया हुआ है, और ये इसके दो हाइड्रोजन एटम्स है। तो H2O का स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा हुआ।
अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो है बाकी वाटर मॉलिक्यूल के साथ चिपकने की कोशिश करता है, जुड़ने की कोशिश करता है। जब एक मॉलिक्यूल अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग करता है तो इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम बोलते हैं कोहेशन। तो जब आपस में ये चिपकेगा ना, जब ये मॉलिक्यूल टुगेदर चिपक जाएंगे तो इन्हें आप कोहेशन बोलेंगे। एंड द फोर्सेस दैट हेल्प इन दिस कोहेशन इज कोहेसिव फोर्सेस। तो कोहेसिव फोर्सेस इनको आपस में जोड़ने में हेल्प करती है। अब यहां पर दूसरी जो चीज आएगी वो आएगी एडेशन। एडेशन का मतलब इन वाटर मॉलिक्यूल्स का विच आर पोलर इन नेचर, इनका किसी पोलर वॉल से चिपक जाना। क्योंकि यहां पर ये जो चीज है क्या दिखाई दे रही है आपको? ट्रैकीड, राइट? तो ये जो ट्रैकीड है ना, इनके थ्रू चिपक चिपक कर ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर चढ़ते रहते हैं। तो यहां पर विद वॉल भी ये अपनी इंटरेक्शन दिखा सकते हैं। अदर देन दैट पानी की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि इसको एक हार्ड सरफेस जैसा बिहेवियर प्रोवाइड करती है। आप अगर कभी स्विमिंग पूल में बहुत ऊपर से कूदते हैं और अपनी छाती के बल अगर कूद जाते हैं स्विमिंग पूल में, तो ऐसा करना मत। मेरे काफी दोस्त थे, मेरे को स्विमिंग आती नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हम जब स्विमिंग पूल में जाते थे तो मैं यूजुअली 4 फीट वाले रीजन में ही रहता था। लेकिन मेरे जो दोस्त थे वो बहुत ऊपर से, जो स्लैंग होता है पहला वाला, पहली मंजिल, उस पर से एकदम सीधे कूद गए और छाती पे जो थप्पड़ लगा उनके पानी का, वो बहुत ज्यादा भयंकर था। उनकी चेस्ट पूरी की पूरी लाल हो चुकी थी, क्योंकि पानी जो है मेरे भाई वो एक सॉलिड सरफेस की तरह बिहेव करता है। अगर आपने दुनिया में किसी भी इंसेक्ट को पानी के ऊपर चलते हुए देखा है तो उनके पांव अगर आप देखोगे ना, तो उनके पांव इस प्रकार से डिप्रेशन बना लेते हैं। अगर कोई इंसेक्ट है ना, ये इंसेक्ट है, अगर इसने समझ लो अपना पांव रखा हुआ है पानी के ऊपर, तो पानी जो है आपका नीचे की साइड इस हिसाब से डिप्रेशन बना लेगा। यानी उसका पांव जो है इंसेक्ट का, वो पानी में डूबता नहीं है। पानी के अंदर इतनी स्टेबिलिटी है, इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ है कि वो आपके इंसेक्ट वगैरह को अपने ऊपर जो है खड़ा कर सके और वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर सके। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वाटर की ऐसी है कि काफी बार वो बहुत ही ज्यादा हार्ड तरीके से बिहेव करता है। जैसे आपकी बड़ी बड़ी नाव है, वो भी पानी के ऊपर तैरती रहती है, राइट? अगर पानी इतना ही लेस विस्कस होता तो चीजें उसके अंदर डूब जाती। सो अल्टीमेटली यहां पर कोई तो चीज है जो कि पानी को एक साथ रखती है, उसके मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखती है। तो इसे आप क्या बोलते हो? सरफेस टेंशन। तो इसका सरफेस जो है, इस पे काफी बार टेंशन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से इसका जो सरफेस है वाटर का, वो थोड़ा थिक बिहेव करता है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है। तो अगर पानी की एक धार बन जाएगी ना, तो आपका पानी टूटेगा नहीं। एंड अल्टीमेटली एक बार अगर पानी चढ़ने लगा तो उसके पीछे और मॉलिक्यूल्स उसे पकड़ पकड़ के चढ़ते जाएंगे, क्योंकि सब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपके जाइलम में चीजें मूव कैसी कर रही हैं? जाइलम में नीचे रूट की साइड पानी आ चुका है, मिनरल्स आ चुके हैं, लेकिन अब ऊपर तक कैसे पहुंचेंगे? इन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की वजह से। तो 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर जो कि उसे चढ़ने में हेल्प करती है, वो कौन है? कोहेशन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन, म्यूचुअल इंटरेक्शन। दूसरी चीज है एडेशन। एडेशन मतलब चिपक जाना। एडेसिव आप यूज करते हो गम्स, तो उनका जो एडेसिव वर्ड है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एडेशन। तो ये क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल को पोलर सरफेसेस से चिपका देता है। जैसे मैंने ट्रैकीड का नाम लिया था, तो आपके ट्रैकरी एलिमेंट्स जो कि वाटर और आयंस को ऊपर ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनके साथ भी ये चिपक जाएगा। तो आपस में चिपक गए और आपके सरफेस के साथ चिपक गए। और क्या चाहिए? और चाहिए सरफेस टेंशन। तो इन लिक्विड फेज वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन इन गैसियस फेज। वाटर जब ट्रेवल करता है तो लिक्विड फेज में है, इसी फेज में इसे एब्जॉर्ब किया गया था बाय रूट हेयर्स, तो इसके अंदर स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा है। तो ये आपकी एक दूसरे से चिपक कर एक धार बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली पानी आपका ऊपर की साइड मूव कर सकता है। तीनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपने रूट हेयर से पानी जो है एब्जॉर्ब किया, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के थ्रू कहां पर डाल दिया? आपका जाइलम ऑफ रूट में पहुंचा दिया। अब ये जो जाइलम है, इसके थ्रू ऊपर पानी कैसे चढ़ा, इतना ऊपर तक कैसे गया? इन 3 प्रॉपर्टीज की वजह से, कोहेशन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन। तो एडेशन इन्हें ट्रैकरी वॉल से चिपकाता है, कोहेशन इन्हें आपस में चिपकाता है, एंड सरफेस टेंशन जो है इनकी धार को, इनकी स्ट्रीम को टूटने नहीं देता। तो यहां पे दीज प्रॉपर्टीज गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इन तीनों प्रॉपर्टीज की वजह से पानी की धार जो है टूटती नहीं है, तो पुलिंग फोर्स को रजिस्ट कर लेती है पानी की आपकी धार। एंड इन्हें हाई कैपिलैरिटी भी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि इसमें एडेशन भी इंक्लूडेड है। तो एडेशन क्या करता है? एक ट्यूब के अंदर पानी को चढ़ने में हेल्प करता है, क्योंकि ये सरफेस से भी चिपक चुके हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हाई कैपिलैरिटी का मतलब आपका जो वाटर है वो राइज करेगा इन द थिन ट्यूब्स। कैपिलैरिटी का मतलब क्या होता है? अगर आपने देखा है, नोटिस किया है एक दिए को कभी, तो आप दिए के अंदर तेल डालते हैं या घी डालते हैं और आप उसके अंदर एक रुई की बत्ती बनाकर डुबो देते हैं। वो रुई जो है वो पोरस होती है।
तो वो पोरस होती है, तो वो धीरे धीरे घी को एब्जॉर्ब करती रहती है, सोक करती रहती है और आपके तेल को सोक करती रहती है। एंड अल्टीमेटली आपने एक बार अगर बत्ती बनाकर डुबा दी है दिए के अंदर, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर तेल सप्लाई होता रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कैपिलैरिटी। तो आपका दिया कभी पूरा नहीं जलता, उसकी टिप जलती रहती है और वो धीरे धीरे सारे के सारे तेल को एब्जॉर्ब करके जला देता है। सिमिलरली यहां पर होता है प्लांट के केस में भी कि आपका जो वाटर है वो एक थिन स्ट्रीम बना चुका है ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो ये ऊपर की साइड वॉल पे चढ़ने लग जाता है एंड धीरे 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 स्टेम के टिप तक पहुंच जाता है, क्योंकि इसकी कैपिलैरिटी बहुत ही हाई है। अब इन प्लांट्स द कैपिलैरिटी इज एडेड बाय द स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट, यानी ट्रैकिड और वेसल्स जो थे ये पतले पतले थे, तो इनका स्मॉल डायमीटर होता है, तो पानी की पतली सी भी अगर धार बन गई तो भी पानी मजे में ऊपर की साइड पहुंच जाता है। अब यहां पर देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जाइलम वेसल फ्रॉम रूट टू द लीफ वेन सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी जो जाइलम है अब ये आपका रूट से स्टार्ट हो चुका है और ये पानी पहुंचाएगा आपके लीफ वेन से वीन्स तक, लीफ तक सॉरी। देखो ये अगर आपके लीफ का स्ट्रक्चर है तो यहां से पानी आएगा, ये आपका जाइलम से कनेक्टेड है और ये जो आपके वेन्स हैं इनके थ्रू आपके लीफ के हर पार्ट में पानी पहुंच जाएगा। क्योंकि लीफ क्या करता है, लीफ करता है आपका फोटोसिंथेसिस, और अगर लीफ फोटोसिंथेसिस करता है तो इसे रॉ मटेरियल क्या चाहिए, CO2 और वाटर। CO2 और वाटर को मिलाकर ही तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट ये क्या करेगा, आपका C6H12O6 बनाएगा, यानी ग्लूकोज वगैरह बनाएगा। तो इसको वाटर की जरूरत है, तो CO2 तो डायरेक्टली एनवायरमेंट से ले लेगा आपका लीफ, लेकिन वाटर कहां से लेगा, वाटर तो आपका एब्सॉर्ब होकर आएगा ना वाया जाइलम। तो जाइलम क्या करता है, आपका पहुंचाता है वाटर को लीफ तक। So there is a continuous thin film of water over cells. So as water evaporates through stomata, the water pulls into leaf from the xylem. यानी जैसे ही आपका पानी स्टोमेटा से लॉस हो जाएगा ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, तो एक पुल डेवलप होगा और वो नीचे वाले रीजन से यानी स्टेम वाले रीजन से आप पानी को खींच लेगा। इन एटमॉस्फेयर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इज लोअर। एटमॉस्फेयर अगर सूखा सूखा है तो वहां पर पानी कम है, तो लीफ से पानी इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाएगा। ओके, तो सब स्टोमेटल कैविटी के अंदर और इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर जो पानी भरा हुआ था वो आपका बाहर चला जाएगा एंड जो आपका पानी स्टेम के अंदर ताजा ताजा आया है ये पुल होकर लीफ के अंदर आ जाएगा। ये कंसेप्ट है। सो ये जो फोर्स जनरेट होती है बाय ट्रांसपिरेशन पुल, ये इतनी अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट कर देती है कि आपका 130 मीटर तक की भी हाइट का अगर प्लांट है तो उसके अंदर भी पानी आसानी से ट्रेवल कर सकता है, विच इज वेरी गुड हाइट, राइट। इतनी हाइट के प्लांट आपको यूजुअली देखने को मिलते हैं, अधिकतर प्लांट इससे कम हाइट के ही होते हैं। यानी ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी इज द बेस्ट थ्योरी जिसके थ्रू पानी आपका ऊपर की साइड पहुंचाया जा सकता है। अब देखो हमने क्या किया है अभी तक, व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। आपका यहां पर एक रूट हेयर था, रूट हेयर हमने बना लिया। अब रूट हेयर बनाने के बाद ये आपकी एक मोटी सी स्टेम थी, ओके, और ये जो मोटी सी स्टेम है ये आगे चल के किस में कन्वर्ट हो रही है, ये एक लीफ में कन्वर्ट हो रही है इस हिसाब से। ओके, ये आपके एक लीफ में कन्वर्ट हो गई। अब देखो यहां पर हुआ क्या, सबसे पहले हमने आयंस और वाटर की बात की जो कि किस में पड़े हैं, आपके सॉइल के अंदर पड़े। आयंस जो हैं ये चार्ज्ड होते हैं और मैंने आपको बताया था काफी सारे आयंस आपके ऑलरेडी रूट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो रूट के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन यानी मिनरल्स की कंसंट्रेशन पहले से ही ज्यादा है। दूसरी बात, आयन चार्ज्ड हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना पड़ता है। तो ज्यादातर जो आयंस है वो आपके एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं और यहां पर पहुंच जाते हैं। तो यहां पर आयन की कंसंट्रेशन और बढ़ी। अगर यहां पर आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी है यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ी है, तो क्या मैं कह सकता हूं वाटर पोटेंशियल कम हो गया, बिल्कुल कह सकता हूं। तो यहां पर आपका पानी कम है रूट हेयर के अंदर और यहां पर पानी ज्यादा है, यहां पर पानी आपका ज्यादा है। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, ब्लू कलर से देख लेते हैं। पानी मूव करेगा सॉइल से आपका रूट हेयर में, और सॉइल से जब रूट हेयर में पानी मूव करता है तो अच्छा खासा प्रेशर ऊपर की साइड प्रोवाइड करता है। तो थोड़ी सी हाइट तक जो है ठीक ठाक प्रेशर हमें देखने को मिलता है, जिसे आप क्या कहते हैं, रूट प्रेशर। इस रूट प्रेशर की वजह से हमें इनिशियल पुश मिलता है। जो रूट प्रेशर है ये पुश काइंड ऑफ प्रेशर है, ये धक्का मारता है पानी को ऊपर की साइड। अब ये जो रूट हेयर है इसके अंदर जब मेम्ब्रेन के अंदर एक बार एंटर कर गया है आपका वाटर और मिनरल कंटेंट, तो ये एपोप्लास्टिक पाथवे या सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू जाइलम में पहुंच सकते हैं। तो ये आपके जाइलम में पहुंच जाते हैं। अब अगर ये जाइलम तक पहुंच गए
तो इसे कहां पहुंचना है, इसे स्टेम की टिप पर पहुंचना है, तो यहां तक जो है ये आपकी पहुंच जाएगी वाया जाइलम। अब ऊपर क्यों पहुंचा ये, ऊपर इसलिए पहुंचा क्योंकि आपका कोहेशन, एडेशन और सरफेस टेंशन इसकी हेल्प कर रहे हैं। कोहेशन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन इसकी हेल्प कर रहे हैं। अब कोहेशन, एडेशन और सरफेस टेंशन तो सिर्फ धार बनाने में हेल्प करते हैं कि पानी टूटे ना, लेकिन इनिशियल पुल कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है आपका ट्रांसपिरेशन पुल। यहां से लीफ के साथ कनेक्टेड होती है आपकी स्ट्रीम। ओके, तो यहां पर आपकी सब स्टोमेटल जो कैविटी है, यहां पर आपका पानी प्रेजेंट रहता है अच्छा खासा। अब क्या देखने को मिला हमें कि पानी आपका लॉस हो चुका है बाय ट्रांसपिरेशन। अगर पानी ट्रांसपिरेशन से लॉस हो चुका है तो आपके लीफ को पानी चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो ये कहां से पानी ले लेगी, आपके इस स्टेम के जाइलम से ले लेगी। और ये जो स्टेम की जाइलम है कहां से पानी ले लेगी, ये रूट वाली जाइलम यानी कि जो जुड़े हुए थे एक ट्यूब के फॉर्म में, वहां से पानी और खींच लेगी। अब ये वाला रीजन कहां से पानी लेगा, ये आपका सॉइल से और पानी ले लेगा, एंड सो ऑन। यानी यहां से पानी लॉस होता रहेगा कंटिन्यूअसली। अगर कंटिन्यूअसली पानी लॉस होता रहेगा तो नीचे प्रेशर पड़ता जाएगा कि भाई और पानी प्रोवाइड करो। तो एक कंटिन्यूअस जो है आपकी यहां से यहां तक कि अगर मैं येलो कलर की लेयर बनाऊं तो कंटिन्यूअस जो है स्ट्रीम, एक कंटिन्यूअस धार आपको बनती हुई दिखाई दे जाएगी, जो कि आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम रूट टू द लीफ पानी पहुंचाएगी। फिर ये और लॉस होता रहेगा और पानी आपका आता रहेगा। तो अगर 100 लीटर आपने एब्जॉर्ब किया है तो उसमें से 99 लीटर लॉस ही हो जाएगा। उसकी वजह से आपको 1 लीटर पानी जो है ऑन एन एवरेज एक प्लांट में यूटिलाइजेशन के लिए मिल जाए। ये बात हमें जाननी थी। ओके, सो इट इज वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड एंड आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बिकॉज हर चीज लिंक्ड है। अब देखो यहां पर स्टोमेटा है और इसके अंदर ये एयर कैविटीज है, यहां पर आपका ठीक ठाक पानी भी देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां से आपका ट्रांसपिरेशन के थ्रू जब पानी लॉस हुआ ना, तो आपका यहां पर जो पानी था जाइलम के अंदर जो नया नया आया है स्टेम से, इसको आप क्या कर लोगे, एब्जॉर्ब कर लोगे। जैसे पानी लॉस हुआ, इस पानी के लॉस होते ही आपने और पानी जो स्टेम से आया था उसको केटर कर लिया। तो ट्रांसपिरेशन से लॉस होता रहेगा, लेकिन बाकी जगह जितनी भी हैं जिनसे एब्जॉर्प्शन होगी वहां से वो पानी आपको वापस मिलता हुआ चला जाए। नाउ ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अ कॉम्प्रोमाइज, ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ट्रांसपिरेशन आपका 99% लॉस स्टेटमेंट है, ऐसा काफी सारी किताबों में मेंशन है। लेकिन जितना भी पानी आ रहा है, चाहे 1 लीटर ही क्यों ना आ रहा हो आपका 100 लीटर में से, वो आपका आज सिर्फ ट्रांसपिरेशन की वजह से ही रहा है। तो हमें इसको दोषी ना बताते हुए इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से ही हमें वो सारी की सारी चीजें मिलती हैं जो कि प्लांट के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस जो है इसके लिए वाटर और CO2 की जरूरत है, क्लोरोफिल और सनलाइट की भी जरूरत है। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस जो है ये काफी बार वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से कम हो जाती है। यानी अगर पानी आपका नहीं बचा, ज्यादातर पानी अगर आपका लॉस हो गया है, तो इससे आपके फोटोसिंथेसिस के रेट पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। सो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस पानी को बचाने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो काफी बार आप क्या करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं जिससे कि आप ट्रांसपिरेशन को थोड़ा बहुत कम कर सके। जो आपके रेन फॉरेस्ट है, यहां पर अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है रेन फॉरेस्ट की वो मेंटेन की जाती है ड्यू टू साइक्लिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ एंड टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द सॉइल। यानी यहां पर पानी क्या करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। अगर आप देखेंगे, ये अगर एक ट्री है आपका रेन फॉरेस्ट का, तो यहां पर क्या होगा, ये जो ट्री है इसने आपका वाटर एब्जॉर्ब किया फ्रॉम द सॉइल। अगर यहां पर इसने सॉइल से पानी एब्जॉर्ब किया है तो ये आपका एब्जॉर्ब होने के बाद चला जाएगा लीफ के अंदर, लीफ के बाद ट्रांसपायर होने के बाद चला जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी अच्छी खासी हो गई तो क्या ट्रांसपिरेशन बढ़ेगी? नहीं। ट्रांसपिरेशन कब होती है, जब बाहर का एनवायरमेंट, जब बाहर का एटमॉस्फेयर सूखा सूखा है, तब जाके आपका हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पानी मूव करेगा ना। अगर आपका वो ह्यूमिडिटी मेंटेन करने में काम आ रही है वाटर वेपर्स, तो आपका पानी का लॉस रिड्यूस हो जाएगा। एंड पानी का लॉस यहां पर कम होता है और पानी की साइक्लिंग भी होती रहती है, इसीलिए आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है रेन फॉरेस्ट के अंदर। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द साइक्लिंग ऑफ वाटर। यहां पर दो प्रकार के प्लांट हमें देखने को मिलते हैं जिनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। एक होता है आपका C4 प्लांट। C4 प्लांट क्योंकि इनमें जो कार्बन फिक्सेशन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है ना, पहला वो 4 कार्बन का रहता है। C का मतलब कार्बन है और 4 का मतलब है 4 कार्बन का। ओके,
तो C4 जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम होता है काफी प्लांट्स के अंदर, ये CO2 की अवेलेबिलिटी को मैक्सिमाइज करता है, इसीलिए वाटर का लॉस यहां पर कम होता है। जबकि जो C3 प्लांट है, जिनमें पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का बनता है, ये आपका सेम अमाउंट ऑफ कार्बन को फिक्स करने के लिए अच्छे खासे पानी को वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि C4 प्लांट आर मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट, क्योंकि C3 प्लांट में वाटर का लॉस ज्यादा है, C4 प्लांट में वाटर का लॉस कम है। ये चीज समझ में नहीं आई होगी, लेकिन समझनी थी भी नहीं, एक अलग से स्लाइड लेंगे, उसके ऊपर इसको अभी डिस्कस करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, देखो, लाइट आई, CO2 आया, वाटर यहां पर प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट बन गया और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। ये आपकी फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस में तो हमें H2O चाहिए, लेकिन ट्रांसपिरेशन से क्या हो जाता है, पानी रिलीज हो जाता है। तो ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं, ये चीज हमें बस यहां से समझनी थी। अब देखो यार, C3 और C4 का झमेला मैंने क्या बताया, एक आपका C3 प्लांट और एक आपका C4 प्लांट। अगर ये दोनों के दोनों प्लांट है तो दोनों के दोनों फोटोसिंथेसिस करते होंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है, फोटोसिंथेसिस तो हमें करानी ही करानी है, तो ये दोनों फोटोसिंथेसिस करते होंगे, दैट इज वेरी ऑब्वियस। लेकिन फोटोसिंथेसिस करने का तरीका यहां पर मैटर करता है। अगर इसे CO2 चाहिए C3 प्लांट को, तो इसे स्टोमेटा ओपन रखने पड़ेंगे, स्टोमेटा ओपन रखने पड़ेंगे, तभी अंदर CO2 आएगा। तो स्टोमेटा जब ये खोल देता है C3 प्लांट, तो आपका यहां से CO2 अंदर आ जाएगा। अगर CO2 अंदर आ गया तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू कार्बोहाइड्रेट, यानी इनटू ग्लूकोज, सुक्रोज, इनमें ये इसको कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली अब इसे और ज्यादा CO2 की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि और फोटोसिंथेसिस करनी है, तो दोबारा स्टोमेटा खोलेगा, तो दोबारा CO2 आ जाएगा। फिर ये दोबारा CO2 खोलेगा, स्टोमेटा खोलेगा, सॉरी, दोबारा CO2 आ जाएगा, दोबारा स्टोमेटा खोलेगा, दोबारा CO2 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर सब कुछ ठीक तो चल रहा है, जितनी फोटोसिंथेसिस करेगा उतना खाना बनेगा। आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि मैंने यहां पर कहा कि स्टोमेटा को ये बार बार खोलेगा। अगर ये स्टोमेटा को मल्टीपल टाइम ओपन करता है तो CO2 तो अंदर आएगी, लेकिन वाटर भी तो बाहर चला जाएगा ना दोस्त। तो आपने इतनी बार CO2 अंदर ली है, अब इसका भुगतान तो करना पड़ेगा, इतनी बार आपका वाटर भी बाहर निकल गया। तो C3 जो प्लांट है, इनमें वाटर खूब सारा लॉस होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक आइडियल स्ट्रेटेजी नहीं है काम करने के लिए। ये स्टोमेटा को बात बात पे खोल देते हैं CO2 लेने के लिए, उस चक्कर में अपना पानी गवा बैठते हैं और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में प्रोडक्टिविटी कम कर बैठते हैं। लेकिन C4 है शाना। C4 आपका क्या काम करता है, C4 आपका स्टोमेटा को एक बार खोलेगा अच्छे खासे टाइम के लिए और कहेगा भाई खूब सारी CO2 अंदर ले लो। यहां पे एक बार में कम CO2 आ रही थी, यहां पर इसने 50x CO2 एक बार में ले ली, यहां पे 50 गुना CO2 में एक बार में ले लेता हूं। अब CO2 अंदर पड़ी पड़ी क्या करेगी, तो ये क्या कर लेता है, इसे एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड का स्ट्रक्चर क्या रहता है, नॉर्मल अगर मैं बनाऊं तो RCOOH लिख सकता हूं, यही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ना मेरे भाई। ये COOH है, इसको मैं ऐसे लिखूं COO या फिर CO2, तो एक ही बात है ना। ये एसिड जब टूटता है तो मुझे धीरे 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 CO2 टूट टूट कर मिलती रहती है। यानी एक बार इसने अंदर जो है अपना कंटेनर स्टॉक कर लिया और उसके बाद CO2 बनाता जा रहा है धीरे धीरे, और इस CO2 को इस्तेमाल करता जाएगा। तो स्टोमेटा जब ओपन होता है तो पानी भी लॉस होता है। यहां पर इसने एक ही बार स्टोमेटा को ओपन किया और खूब सारी CO2 अंदर ले ली, तो एक ही बार वाटर लॉस हुआ, तो ये पानी का लॉस कम हुआ है यहां पर। इसीलिए आपके C4 प्लांट जो है ये ट्वाइस एफिशिएंट होते हैं, 2x एफिशिएंट होते हैं देन C3 प्लांट। क्यों? क्योंकि इनके पास दिमाग है, स्ट्रेटजी है कि बार बार स्टोमेटा मत खोलो। अगर ट्रांसपिरेशन होती है तो उसको तुम रोक तो नहीं सकते, क्योंकि स्टोमेटा खोलना ही पड़ेगा CO2 अंदर लेने के लिए। तो आप एक ही बार खोल लो जिससे थोड़ा बहुत पानी निकल जाए, फिर अंदर ही अपना क्या कर लो, फैक्ट्री लगा लो CO2 की, और अपनी फैक्ट्री में से निकालते रहो CO2। So that's why they are more efficient. Now uses of transpiration, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें पता लगेगा कि जो 1% भी हमें पानी मिल रहा है ना, जो हम 99% लॉस का इल्जाम लगा रहे हैं ट्रांसपिरेशन पे, वो 1% भी बल्कि हमें इसी की वजह से मिल रहा है, अदरवाइज हम लोग जीरो पे रहते। तो इट क्रिएट्स द ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो एक्चुअल पुल हमें मिलता है जिस वजह से वाटर के साथ साथ मिनरल भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो ट्रांसपिरेशन की ही देन। सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, जो पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है लीव्स के अंदर, वो भी आपका ट्रांसपिरेशन से हो रहा है। ये सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं। ट्रांसपोर्ट मिनरल फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो मिनरल्स हैं वो भी वाटर स्ट्रीम के थ्रू ही मूव करती हैं, क्योंकि आपका ट्रांसलोकेशन हो रही है, यहां पर बल्क ट्रांसपोर्ट होता है।
एक बहती धार में जो भी आया वो बहता ही चला गया। इट कूल्स द लीफ सरफेस, क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ट्रांसपिरेशन जो है इवेपोरेशन करवाता है एंड इट कॉजेज कूलिंग। जब आपकी बॉडी पर पसीना आता है और आपकी टी शर्ट वी शर्ट भीग जाती है और आप थोड़ी देर के लिए हवा में खड़े होते हैं, तो आपका पसीना जब इवेपोरेट होता है तो आपको भी ठंडक महसूस होती है। तो इवेपोरेशन जो है यही आपको ठंडक प्रदान करती है। तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस एक प्लांट को ठंडा रखने का जो काम है, ठंडा ठंडा कूल कूल करने का जो काम है, वो कौन करता है? ट्रांसपिरेशन। एज वेल एज, क्योंकि पानी ट्रांसपिरेशन की वजह से आ रहा है तो ये सेल्स का शेप और स्ट्रक्चर भी मेंटेन करती है, सेल्स को टर्जिड रखने में हेल्प करती है। क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन नहीं रहेगी तो पूरे के पूरे प्लांट में एक थीम नहीं बन पाएगी वाटर ट्रांसपोर्ट की, और हर सेल के अंदर पानी नहीं जा पाएगा, सारे सेल सिकुड़ जाएंगे और अल्टीमेटली मर जाएंगे। तो सेल की शेप और टर्जिडिटी मेंटेन करने का जो काम है ये भी ट्रांसपिरेशन का ही है। तो अदर देन ट्रांसपोर्टेशन ये काफी काम करता है, जैसे कि कूलिंग, टर्जिडिटी मेंटेनेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एज वेल। ये इसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स, राइट। अब देखो, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। यानी अभी तक हमने ये तो जान लिया कि आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट हुए। हमने ये देखा कि यहां से आपके वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए सॉइल से आपके रूट हेयर में, फिर आपका एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट के थ्रू आपके चले गए यहां पर जाइलम के अंदर, फिर आपका ऊपर की साइड चढ़ गए एंड अल्टीमेटली आपके लीफ के अंदर चले गए वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन अब जो आपके आयंस हैं, अब जो मिनरल्स हैं, ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं ये हमें सीखना है। हम लोग ऑलरेडी सारी बातें जानते हैं, हमें कुछ नया नहीं करना है। यहाँ पर एक आध चीज है जो कि हमें सीखनी पड़ेगी, अदर देन दैट मैं आपको सारी चीजें ऑलरेडी बता चुका हूं इन द लेक्चर। तो अभी आप खुद इस चीज को देख लेंगे कि बातें हमें पता है कि नहीं पता। मोस्टली जो मिनरल हैं ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। मैंने दो रीजन बताए थे क्यों एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि पहले तो ये आयंस हैं यानी चार्ज मॉलिक्यूल है। अगर चार्ज मॉलिक्यूल हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको क्रॉस नहीं करने देती अपने अंदर से, राइट। तो पहली चीज तो यह है कि ये चार्ज है। दूसरा, आपका जो रूट है, रूट का जो सेल है वो ऑलरेडी अपने अंदर थोड़ी सी आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा करके रखता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोअर कंसंट्रेशन ऑफ आयन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयन में जाना है। अगर आप उल्टी डायरेक्शन में जाते हो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही तो करोगे। तो यहां पर ये दोनों रीजन हम लोग देख चुके थे जिस वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ था और काफी आयंस जो है आपके आ चुके थे रूट के अंदर। द एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस is partly responsible for the water potential gradient in roots and therefore for the uptake of water by osmosis। ये बात भी हमारी हो चुकी थी। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर ये रूट हेयर है और ये आपके स्टेम है ऊपर, तो यहां पर रूट हेयर के अंदर पानी कैसे आया, इसके अंदर पहले आपने आयंस भर लिए। अगर यहां पर आयंस भर लिए तो सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा, सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा तो वाटर पोटेंशियल कम। तो सॉइल के अंदर कंपैरेटिवली वाटर पोटेंशियल ज्यादा, पानी कहां मूव करता है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, यानी पानी आपका सॉइल से निकल करके रूट हेयर तक पहुंच जाएगा वाया ऑस्मोसिस यानी पैसिवली। तो ये चीज तो हमें पहले से पता थी, डायग्राम में भी हम लोग इसे नोट कर चुके थे। कुछ आयंस जो है ये आपके पैसिवली भी आ सकते हैं। यानी अगर आपसे पूछ ले कि आयन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है तो आप बोलेंगे एक्टिवली एंड पैसिवली। आयंस दोनों तरीके से ही ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी, यानी प्रोटीन्स की तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि चार्ज है, और आपका एटीपी का इस्तेमाल करके भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक्टिवली आपके ज्यादातर आयंस और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं और पैसिवली आपके कुछ जो है एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ओके, सो ये चीज आपकी यहां से क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो, द स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ रूट हेयर सेल्स एक्टिवली पंप आयंस फ्रॉम सॉइल इनटू द एपिडर्मल सेल। यानी आपके सॉइल में से आयंस को पकड़ करके और रूट हेयर तक पहुंचाने का काम, यानी जो आपका रूट हेयर सेल है उसके साइटोप्लाज्म तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, आपके मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। क्योंकि मेम्ब्रेन को तो आयंस क्रॉस नहीं कर सकते, तो आपको इस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी जो कि आपका क्या करेंगे, जो कि आपका यहां से आयंस लेकर के इस रूट हेयर के साइटोप्लाज्म तक पहुंचा पाएंगे और वो अल्टीमेटली चीजें एपिडर्मल सेल के साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाएंगी, यहां पर पहुंच जाएंगी। ओके, सो इस साइटोप्लाज्म में आपको चीजों को पहुंचाना है तो आपको मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, और मेम्ब्रेन को तो आयंस क्रॉस नहीं कर सकते, चार्ज मॉलिक्यूल्स की इतनी औकात नहीं है कि वो निकल जाए लिपिड के अंदर से, नॉन पोलर लिपिड में से, तो इन्हें मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत है। जो एंडोडर्मिस होती है, जो कि सबसे अंदर वाली लेयर थी कॉर्टेक्स की, जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप बन रही थी, सुबेरिन की एक लेयर बन रही थी, यहां पर भी इसके खुद के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं
और जो एंडोमेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है ना, ये आपके चेक पॉइंट्स का काम करते हैं या कंट्रोल पॉइंट्स का काम करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पर आपका सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट आके मिल गया था, यहीं पर आपकी सारी चीजें सिम्प्लास्टिक हो गई थी। तो एंडोडर्मल सेल्स जो है, इनमें भी आपके सॉल्यूट जो है, कुछ सॉल्यूट इनको प्रेफर किया जाएगा कि हाँ भाई इन्हें अंदर भेज दो, और कुछ को रोक लिया जाएगा। तो यहां पर आपकी सॉल्यूट्स की क्वांटिटी और किस टाइप का सॉल्यूट आपको चाहिए सेल के अंदर या जाइलम के अंदर, ये कंट्रोल किया जाता है। तो जो मेन कंट्रोल पॉइंट या जो चेक पॉइंट है, ये क्या है? एंडोडर्मिस। ओके, यह जो सुब्रिन लेयर होती है रूट के एंडोडर्मिस में, ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सकती है ऑफ आयंस इन वन डायरेक्शन ओनली। यहां पर जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स लगे हैं, ये एटीपी की मदद से आपकी सिर्फ एक डायरेक्शन में चीजों को फेंक सकते हैं, यानी जाइलम की तरफ, और कुछ चीजों को रोक लेंगे, उनको हॉल्ट कर देंगे। ओके, अब देखो ट्रांसलोकेशन कैसे हुई। ओके, और कहां कहां चीजें जाना आपका प्रेफर करेंगे। सो the ions reached in xylem are further transported to all parts of the plant through the transpirational stream। यानी एक बार आपके रूट हेयर सेल के अंदर चीजें आ गई तो आपका मूव करती रहेंगी बढ़िया तरीके से वाटर के साथ साथ, और जाइलम तक पहुंच जाएंगी एंडोडर्मिस को क्रॉस करके। यानी जो जो आपके रिक्वायर्ड आयंस रहेंगे वो पहुंच जाएंगे जाइलम तक। अगर आपके जाइलम में चीजें पहुंच गई तो आप ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम के साथ आयंस भी ऊपर तक पहुंच जाएंगे। लीफ के टिप तक आपका अगर वाटर जा रहा है तो लीफ के टिप तक ही आपकी क्या है, आयंस और मिनरल्स भी पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको मेन जरूरत कहां पर होती है मिनरल आयंस की, ये आपको जानना है। जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं, जिनमें ग्रोथ ज्यादा हो रही है, उन्हीं को मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जो एक्टिवली डिवाइडिंग एरियाज होते हैं। तो जो ग्रोइंग रीजन है, जैसे कि एपिकल रीजन और लेटरल मेरिस्टम, जो कि प्लांट की लेंथ बढ़ाते हैं, एपिकल मेरिस्टम जैसे कि रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम, और जो प्लांट की गर्थ बढ़ाते हैं जैसे कि लेटरल मेरिस्टम, जिसको आप सेकेंडरी मेरिस्टम भी बोलते हैं, जो प्लांट की मोटाई बढ़ाते हैं, ये तो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, इनकी जरूरत है ही। यंग लीव्स, क्योंकि यंग लीव्स को अब बड़ा होना है, परपेचुएट करना है, तो इसमें भी जरूरत पड़ेगी। डेवलपिंग फ्लावर, डेवलपिंग बोला है यानी अभी भी ग्रोथ चल रही है, डिवीजन चल रहा है, फ्रूट बन रहे हैं, सीड्स बन रहे हैं, और आपके स्टोरेज ऑर्गन जहां पर ये आपके जाकर के स्टोर हो जाएंगे एक्स्ट्रा जो। तो या तो ये आपके काम में ले लिए जाएंगे कि भाई जिस जगह पर ग्रोथ है, जिस जगह पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, उस जगह चले जाओ, जैसे कि आपके लेंथ बढ़ाने वाले रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टम, गर्थ बढ़ाने वाले लेटरल मेरिस्टम, आपके यंग जो प्लांट पार्ट्स हैं जैसे कि लीफ है, रूट है, स्टेम है, जो भी पार्ट है, आपके बड है, फ्लावर्स हैं, फ्रूट है, सीड है, हर जगह पर जाके पहुंच जाओ। और उसके बाद भी अगर आपका बचता है कुछ कंटेंट तो उसे स्टोर कर लो, राइट। तो यहां पर जो है ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो यंग पार्ट देखो, आपका यंग लीफ है, जैसे यहां पर यंग आपका बड स्टेज है, ओके, आपकी रूट है, देन आपका यंग डेवलपिंग फ्रूट है। इन सारे ऑर्गन्स में जरूरत पड़ जाती है आपकी किस पार्ट की, आपके मिनरल आयंस की। यहां पर ये शूट एपिकल मेरिस्टम है जो शूट की लेंथ बढ़ाता है, रूट एपिकल मेरिस्टम जो रूट की लेंथ बढ़ाता है, एंड लेटरल मेरिस्टम जो प्लांट की मोटाई बढ़ाता है, गर्थ बढ़ाता है। तो इनमें भी, इन मेरिस्टमेटिक रीजन्स में भी जहां पर कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होती रहती है, यहां पर भी आपके आयंस की जरूरत है, बिकॉज आयंस का काम ही है सेल डिवीजन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो यहां पर देखो अनलोडिंग जो होती है मिनरल आयंस की अकर्स एट द फाइन वेन एंडिंग्स थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव अपटेक बाय दिस सेल। यानी बाय डिफ्यूजन, क्योंकि आपके अब जो मिनरल आयंस हैं वो आपके जाइलम में ज्यादा हैं और लीफ में कम थे, तो वो लीफ को डायरेक्टली दे देता है बाय डिफ्यूजन। लेकिन क्योंकि अब लीफ के जो सेल्स हैं ये तो अपने अंदर मेम्ब्रेन के अंदर लेंगे ना, तो ये वाया एक्टिव अपटेक चीजों को ले लेते हैं। तो जो जाइलम है इसके थ्रू आराम से मिनरल्स चले गए हैं पैसिवली, पानी तो आपका चलो जाता ही है डिफ्यूजन के थ्रू, ये भी आपके पैसिवली रिलीज कर दिए गए। लेकिन एक्टिव अपटेक करना तो पड़ेगा ना, मेम्ब्रेन के अंदर लोगे ना इन आयंस को, तो आयंस को मेम्ब्रेन के अंदर लेने के लिए वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिस हिसाब से आपका रूट हेयर में हुआ था, उसी हिसाब से एक्टिव अपटेक आपको यहां पर भी करना पड़ेगा। तो यहां पर आपका मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ती है ना सेल के अंदर, इसीलिए, राइट। मिनरल आयंस आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज्ड। जो मिनरल आयंस हैं वो आपके एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट में भेज भी दिए जाते हैं। जैसे कोई स्टोरेज ऑर्गन था, हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा, स्टोरेज ऑर्गन है, तो अब स्टोरेज ऑर्गन में जाके फिक्स थोड़ी हो जाएंगे, रीमोबिलाइज तो होंगे ही होंगे। तो लॉजिक से इस चीज को डील करेंगे तो सारी चीजें याद होती चली जाएंगी। अब भाई स्टोरेज ऑर्गन में जाके फंस थोड़ी जाएंगे न्यूट्रिएंट्स, वहां से रीमोबिलाइज होके यंग डेवलपिंग प्लांट पार्ट्स तक ही तो आना है उन्हें, तो यहां पर रीमोबिलाइजेशन हो सकती है।
कोई प्लांट पार्ट जो कि डेड होने वाला है, मरने वाला है, सेनेसेंट है, बूढ़ा है, उससे यंग प्लांट पार्ट में एक जायदाद के तौर पे काफी बार आपके एक्टिव मोबिलाइज्ड मिनरल्स चले जाते हैं। हाँ, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर पत्ती झड़ी तो पत्ती के स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो उनके साथ ही झड़ेंगे, उन्हें आप बोलते हैं इमोबिलाइज्ड मॉलिक्यूल्स, वो वापस नहीं जाते किसी यंग प्लांट पार्ट पे। लेकिन काफी सारे ऐसे आयंस है, काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि रिमोबिलाइज हो जाते हैं, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं बनाते, जो मेटाबॉलिक कंपोनेंट बनाते हैं, तो निकल करके यंग प्लांट पार्ट में चले जाते हैं कि हाँ भाई हमारे बूढ़े प्लांट पार्ट नीचे गिर रहे हैं, झड़ने से पहले हमें कुछ देके चले जाए, तो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स देके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ओल्डर और सेनेसेंट पार्ट है, जो बूढ़े होने वाले हैं, राइट, जैसे कोई ऐसी लीफ है जो झड़ने वाली है पतझड़ में, तो ये यंगर लीफ के पास ना अपने न्यूट्रिएंट्स दे जाती है। जैसे जो सबसे ज्यादा मोबिलाइज्ड आपके एलिमेंट्स हैं वो है फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड सल्फर। तो N हो गया दैट इज नाइट्रोजन, K हो गया दैट इज पोटेशियम, P हो गया दैट इज फास्फोरस एंड S हो गया। तो NPK फर्टिलाइजर का आपने नाम सुना होगा, NPK फर्टिलाइजर एंड S उसके आगे लगा दो, ये आपके मोबिलाइज्ड, राइट। आगे मिनरल न्यूट्रिशन में आप पढ़ोगे, सल्फर पे थोड़ा सा डिस्प्यूट चलता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा गया। अगर आपको ये वाली लाइन दी गई है फास्फोरस सल्फर नाइट्रोजन पोटेशियम, देन सल्फर इज इंक्लूडेड, अदरवाइज आपका मिनरल न्यूट्रिशन में इसे कैल्शियम के साथ जो है दिखाया हुआ है इमोबिलाइज्ड। तो दोनों तरीके के मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। काफी सल्फर मॉलिक्यूल्स फ्री प्रेजेंट होते हैं जो कि मोबिलाइज हो सकते हैं, काफी सल्फर मॉलिक्यूल्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सल्फर कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में भी तो प्रेजेंट हो सकता है ना, जैसे कि सिस्टीन के अंदर, मिथायोनिन के अंदर सिस्टाइन बना सकता है, सल्फाइड्रिल ग्रुप बना सकता है, सल्फाइड्रिल बॉन्ड बना सकता है, राइट, डाइसल्फाइड बॉन्ड जिसे आप कहते हैं। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि यहां पर सल्फर कंटेन कर सकती हैं। तो काफी बार इफ दे आर फ्री दे कैन बी मोबिलाइज्ड, अदरवाइज दे कैन नॉट बी मोबिलाइज्ड। जैसे कैल्शियम आपका स्ट्रक्चर बनाता है, क्या स्ट्रक्चर बनाता है? मिडल लैमेला बना रहा था ना मेरे दोस्त, कैल्शियम पैक्टेट का, तो मिडल लैमेला तो थोड़ी रिमोबिलाइज हो जाएगा, वो तो पत्ते के साथ ही झड़ेगा। तो यहां पर पत्ते के साथ ये मॉलिक्यूल्स झड़ना प्रेफर करते हैं। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये सॉइल है, इस सॉइल के अंदर से वाटर और मिनरल्स जो है ये आपके रूट हेयर सेल्स में एब्जॉर्ब हो गए एंड अल्टीमेटली यहां पर एक स्ट्रीम डेवलप हो गई जो कि एकदम ऊपर तक जा रही है। यानी इस पेड़ के ऊपर जो टिप पे भी सबसे अलग पत्ता है ना, सबसे दूर, उस तक भी ये पहुंच जाते हैं। और यहां पर भी एक लीफ है तो इसकी वेन्स तक भी जो है वाटर और मिनरल्स सॉइल के थ्रू पहुंच जाते हैं। ये कंटिन्यूअस स्ट्रीम है जिसको ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम आप बोल सकते हो, राइट। यहां से भी देखो अलग अलग रूट हेयर से स्ट्रीम जो है आपकी डेवलप हो जाती है। यहां पर जो फूड है ये भी आपका आ सकता है। अब ये जो फूड है, ये जो दूसरी आपको चेन दिखाई दे रही है क्या है? ये आपकी फ्लोएम है। यहां पर फूड जो है जो लीफ ने बनाया है ये आपका अलग अलग लीफ में भी जा सकता है। अलग अलग लीफ मतलब लीफ के साथ एसोसिएटेड पार्ट्स, जिनको आप यंग पार्ट्स भी बोल सकते हो या स्टोरेज ऑर्गन्स भी बोल सकते हो। और रूट तो खुद का खाना नहीं बना सकती, तो रूट के पास भी जा रहा है। तो फूड आपका दो जगह पर जा सकता है, ये बात याद रखना। फूड आपका बाय डायरेक्शनल जा सकता है, उन प्लांट पार्ट्स के पास भी जा सकता है हु कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, जैसे रूट वगैरह। और ऊपर की साइड कोई लीफ से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है जो कि स्टोरेज का काम कर रहा है, वहां पर भी जाकर स्टोरेज भी कर सकता है। तो ये आपका नीचे भी जाता हुआ दिखाई दे जाएगा और ऊपर की साइड भी दिखाई दे जाएगा। तो ये बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कहलाता है। जबकि पानी हमेशा सिर्फ आपका नीचे से ऊपर ही जाता है, तो ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है इट इज यूनिडायरेक्शनल, जबकि आपका फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है इट इज बाय डायरेक्शनल, नीचे से ऊपर भी, ऊपर से नीचे भी। नाइट्रोजन जो है ये आपका ज्यादातर आपका ऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रेवल करता है, जैसे अमीनो एसिड के फॉर्म में, अमाइड के फॉर्म में, इस हिसाब से ट्रेवल करता है। लेकिन कुछ जो आपका नाइट्रोजन है, सम नाइट्रोजन इज ऑल्सो ट्रेवल्ड एज इनऑर्गेनिक आयंस, जैसे कि आपका अमोनियम आयन बना लिया है इसने, नाइट्रेट बना लिया है, नाइट्राइट बना लिया है, उस फॉर्म में भी ट्रेवल कर सकता है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि नाइट्रोजन विल ऑलवेज ट्रेवल एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिमिलरली लिटिल अमाउंट ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर जो है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे फास्फोरस का ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनेगा? फॉस्फेट किसके साथ अटैच हो जाता है? नाइट्रोजनस बेस के साथ, शुगर के साथ, तो वो न्यूक्लियोटाइड बना लेगा। सल्फर भी आपका इसी प्रकार से मॉइटीज बना लेता है, सच एज इन अमीनो एसिड, तो वो ऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रेवल कर सकता है। एक बात जो मैंने आपको बताई थी इन लास्ट लेक्चर कि आपको कभी भी प्री डिफाइन नहीं करना है कि जाइलम में ही सिर्फ वाटर मिनरल्स होंगे, ऐसा नहीं है, या फ्लोएम में ही सिर्फ ऑर्गेनिक कंटेंट और सैप होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी।
एक्सचेंज जो है कुछ पार्ट्स में देखने को मिलता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, सो यहां पर अगर आप देखोगे तो जाइलम का कुछ कंटेंट यानी कुछ वाटर वगैरह फ्लोएम में भी जा सकता है, और फ्लोएम जो है इसका कुछ ऑर्गेनिक मैटर, कुछ नाइट्रोजन वगैरह, हार्मोन्स वगैरह काफी बार आपको आते हुए एक्सचेंज होते हुए दिखाई दे जाएंगे जाइलम के साथ। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। तो अभी तक हमने जाइलम की बात देखी, और जाइलम के अंदर हमने क्या क्या ट्रांसपोर्ट कराया, वाटर और मिनरल्स। यहां पर हम लोग देखेंगे कि फ्लोएम जो है क्या क्या चीजें आपकी ट्रांसपोर्ट करता है, यानी बेसिकली आपका शुगर या फिर फूड ही ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट करेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन सारी चीजों पर हमें जो है अब डिस्कशन करनी। तो मेन जो चीज आप ट्रांसपोर्ट करते हो ना फ्लोएम से, वो आप ट्रांसपोर्ट करते हो शुगर। तो यहां पर आपकी एक लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट होती है मेनली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, जैसे कि सुक्रोज वगैरह। तो प्राइमरीली आपकी जो शुगर बनती है वो सुक्रोज बनती है, C12H22O11, ये आपका सुक्रोज मॉलिक्यूल कहलाता है। तो ये सुक्रोज मॉलिक्यूल आपका यहां पर प्रेजेंट है। अब इस सुक्रोज मॉलिक्यूल को जब आप हाइड्रोलाइज कराते हो, आपने अगर वाटर ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपने वाटर ऐड किया तो 2H यहां पर ऐड कर दो तो C12 बचा, 2H यहां पर ऐड करो तो H क्या हो गया, 24 हो गया, और एक ऑक्सीजन यहां पर ऐड कर दो तो O क्या हो गया, 12 हो गया। इसको दो टुकड़ों में तोड़ दो, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो एक डाइसैकेराइड का, तो ये दो टुकड़ों में टूटेगा ना, दो मोनोसैकेराइड में टूटेगा। तो C12 तो C6 हो जाएगा, H24 H12 हो जाएगा, एंड O12 तो O6 हो जाएगा। तो आपको दो मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, C6H12O6। ग्लूकोज का भी यही फॉर्मूला होता है, एंड आपका फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है, क्योंकि दोनों आइसोमर्स हैं। यहां पर बस आपका अल्डिहाइड ग्रुप रहता है, यहां पर आपका कीटोनिक ग्रुप रहता है। ओके, तो यहां पर जो आपका सुक्रोज है, इसके ऊपर जब आप वाटर ऐड करोगे तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, लेकिन ट्रैवलिंग जो मेजरली होती है वो सुक्रोज के फॉर्म में ही होती है। तो सुक्रोज जो है सोर्स रीजन से ट्रैवल करेगा सिंक रीजन तक। सोर्स क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पर सुक्रोज बना है, जैसे कि आपके लीफ, और आपकी सिंक ऐसी रीजन है जहां पर आपके शुगर को जाना है, यानी या तो वो ऐसी जगह होगी जहां पर खाना नहीं बन सकता, जैसे रूट, या फिर आपका स्टोरेज ऑर्गन जहां पर खाने को जाकर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होना है। और इनका जो करता धरता है वो जाइलम नहीं है, वो है अब फ्लोएम। तो फ्लोएम के थ्रू ये सारे के सारे कारनामे जो है आपके यहां पर होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, हमने यहां पर बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट क्यों बताया था फ्लोएम के अंदर, क्योंकि सोर्स और सिंक का जो रिलेशनशिप है ये रिवर्स भी हो सकता है। यानी आज के दिन में कोई चीज अगर सिंक है तो हो सकता है कल वो सोर्स भी हो। जैसे हम अर्ली स्प्रिंग सीजन की बात करते हैं, अर्ली स्प्रिंग सीजन में आपके काफी सारे जो लीफ है, काफी सारे नए बड जो है, उनको डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन खाना जो है प्लांट के पास इतना सारा नहीं रहता, क्योंकि लीफ तो अभी नए नए डेवलप ही कर रहे हैं ना, तो फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा नहीं हुई है। तो जो झड़े हुए पत्ते थे वो थोड़ी फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो अब जो आपने स्टोर किया था ना खाना रूट के अंदर, वो आपका वापस जाने लगता है और यंग आपके प्लांट पार्ट्स तक पहुंचता है। तो शुगर जो रूट में स्टोर थी, तो रूट जो कि खाना नहीं बना सकता, जो कि सिंक का काम करता है, अब वो रूट सोर्स का काम कर रहा है। ये आपके ट्री बल्ब्स के अंदर पहुंच जाता है, ट्री बड्स के अंदर पहुंच जाता है, आपका ग्रोथ के लिए, मैच्योरेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो रूट जो है यहां पर अब सोर्स का काम करने लग गई सीजन के चेंज होते। तो यहां पर आपको रिवर्सिबिलिटी भी इस केस के अंदर देखने को मिल सकती है। फ्लोएम के अंदर जो डायरेक्शन है चीजों की, बाय डायरेक्शनल हो सकती है, यानी खाना आपका लीफ में अगर बन रहा है तो ऊपर किसी स्टोरेज ऑर्गन में भी जा सकता है और नीचे रूट तक भी जा सकता है। तो दोनों डायरेक्शन में आपको ट्रैवल करता हुआ फूड दिखाई दे जाएगा। सेकंड, हमने अभी देखा स्प्रिंग सीजन के अंदर रूट से ऊपर की साइड भी खाना आ सकता है यंग बड की तरफ। तो अल्टीमेटली नीचे से ऊपर भी जा रहा है और ऊपर से नीचे तो नॉर्मल केस में आता ही है, लीफ से रूट की तरफ। तो ये आपको बाय डायरेक्शनल केस देखने को मिला। जबकि जो जाइलम है, इसके अंदर पानी आपका सिर्फ एक डायरेक्शन में बहता है, सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ, यानी आपका यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट इसके अंदर होती है। तो फूड जो है आपका फ्लोएम सैप के अंदर, ये आपका हर डायरेक्शन में बह सकता है। तो ये बाय डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल कहलाता है। बाय डायरेक्शनल हम तब बोल रहे हैं यानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। हालांकि अगर आप और डायरेक्शन देखने की कोशिश करें कि हाँ भाई इस लीफ से भी आ रहा है, इस लीफ से भी आ रहा है, एंड सो ऑन, तो मल्टी डायरेक्शनल भी आप इसे बोल सकते हैं। कॉमनली इसे बाय डायरेक्शनल बोला क्योंकि हम एक लीनियर वे जो है इसको कंसिडर करते हैं। तो नीचे से ऊपर भी जा सकता है, रूट से स्टेम की तरफ, स्टेम से आपका रूट की तरफ भी आ सकता है, लेकिन पानी आपका नीचे से ऊपर ही जाएगा सोक होकर के, ये बात कंफर्म है। फ्लोएम सैप के अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर पानी है,
तो हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि वाटर और मिनरल तो यूजुअली जाइलम ही ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन पानी तो यहाँ पर भी मौजूद है। ये पानी आपका ट्रांसपोर्ट में ही हेल्प करता है खाने के, ये वहां पर जाकर जमा नहीं हो जाता रूट के अंदर। ये वाटर आपका सिर्फ एक स्ट्रीम डेवलप करने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन पानी तो होगा ही ना, कंसिडर तो करोगे ही। तो पानी आपका यहाँ पर भी हो सकता है फ्लोएम के अंदर, जो कि जाइलम से ही आता है एक्सचेंज की वजह से। तो हमने जो पॉइंट पढ़ा था कि देयर इज एक्सचेंज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, वो एकदम करेक्ट है। सुक्रोज इसके अंदर होता है जिसको हमें ट्रेवल करवाना ही है। लेकिन अदर देन शुगर यहाँ पर कुछ हार्मोन्स भी हो सकते हैं, जो हमने यूजुअली जाइलम में पढ़े थे, यहाँ पर भी हो सकते हैं। अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, ये भी आपके ट्रांसलोकेट किए जा सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है यहाँ पर प्रेशर फ्लो या फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो और मास फ्लो का मतलब यह है एक प्रेशर की मदद से और मास यानी कि झुंड में जो चीजें हैं ये आपकी पहुंचाई जाएंगी एक जगह से दूसरी जगह। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से, क्योंकि यहां पर स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी। लेट्स टॉक अबाउट इट। अब देखो, ये आपका क्या है, ये आपका लीफ सेल है। लीफ सेल है, अगर ये सोर्स है तो सोर्स के अंदर क्या बना है, आपका शुगर बना है। सोर्स के अंदर शुगर बना, शुगर कौन सा बना, सुक्रोज बना, ठीक है। यहां पर ये जो आपको रेड कलर के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं क्या है, सुक्रोज। अब ये सुक्रोज के जो मॉलिक्यूल है ये आपके कहां चले जाएंगे, ये आपके इस सेल के अंदर चले जाएंगे जिसे आप कंपेनियन सेल बोलते हो। फ्लोएम में आपके 4 प्रकार के सेल थे। पहला आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, दूसरा आपका फ्लोएम फाइबर, तीसरा आपका कंपेनियन सेल और चौथा सीव ट्यूब सेल। ये जो आपकी मेजर ट्यूब है इसको आप सीव ट्यूब सेल कह रहे थे फ्लोएम की, राइट। ये जो आपकी ट्यूब है इट इज कॉल्ड एज सीव ट्यूब। और ये जो इसके सेल्स है, देखो यहां पर ये एक सेल है, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। तो इन दो प्लेट्स के बीच का जो सेल है ना, ये जो रीजन है, राइट, ये आपका क्या कहलाता है, सीव ट्यूब सेल। ये आपका सीव ट्यूब सेल कहलाता है, राइट। तो ये पूरी की पूरी जो ट्यूब है इट इज सीव ट्यूब, लेकिन ये काफी सारे सेल्स की जुड़कर बनी हुई है। और इन सेल्स के अंदर ये परफोरेटेड प्लेट्स हैं जिनमें छोटे छोटे से छेद हो रखे हैं। इन्हें आप क्या बोलते हैं, इन्हें आप बोलते हैं सीव प्लेट। तो इन प्लेट्स के जो छेद है इनमें से सामान आपका मूव कर सकता है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द नेक्स्ट डायरेक्शन। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहां पर जो आपका शुगर था इसको आपने कंपेनियन सेल में भेज दिया, तो इसको आप क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। यहां पर आपका कंपेनियन सेल में लोडिंग हो गई है शुगर की। अगर यहां पर लोडिंग हो गई है तो ये जो आपका कंपेनियन सेल है इससे शुगर यहां पर लोड हो जाएगी सीव ट्यूब सेल के अंदर। अगर सीव ट्यूब सेल में शुगर बढ़ा, अगर यहां पर देखो मेरे भाई शुगर बढ़ा तो आपका सोल्यूट का जो पोटेंशियल है ये बढ़ा, वाटर पोटेंशियल कम हो गया। यानी यहां पर अब सोल्यूट आ गया है ना, तो पानी यहां पर कम हो गया। अगर यहां पर पानी कम हो गया तो इसके साइड से कौन जा रहा है, इसके साइड से जाइलम जा रही है, जाइलम की वेसल। और यहां पर पानी है भरपूर, यहां पर पानी भरपूर है, तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, क्या पानी नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये पानी आपका यहां से यहां बह जाता है। अगर पानी यहां पर आया है इस सीव ट्यूब के अंदर, तो यहां पर पानी का फ्लो बढ़ेगा, पानी आ गया है, वॉल्यूम बढ़ गई है, तो क्या फ्लो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये आपका सोर्स टू सिंक जो है मूव करने लग जाता है पानी के बहाव की मदद से, जो शुगर से यहां तक पहुंची। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पर इन्होंने देखा कि यहां पर अच्छा खासा इन्होंने अनलोड कर दिया सुक्रोज को। सुक्रोज को इन्होंने अनलोड कर दिया आपके कंपेनियन सेल से आपके सिंक सेल में। अगर इन्होंने सुक्रोज को अनलोड कर दिया तो यहां पर क्या बचा, ओनली वाटर बचा। सुक्रोज तो इन्होंने सारा निकाल दिया तो ओनली वाटर बचा। और यहां पर क्या है, जाइलम के अंदर वाटर भी है, मिनरल्स भी हैं, तो इनके अंदर थोड़े भी मिनरल्स हैं तो इनका सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा हुआ, वाटर पोटेंशियल कम हुआ। यहां पर सिर्फ वाटर है, प्योर वाटर, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। तो अब पानी यहां से यहां मूव कर जाएगा, जो पानी हमने यहां से लिया था जाइलम से वो एज इट इज जाइलम के अंदर वापस फेंक दिया गया और वही स्ट्रीम ऊपर की साइड चली जाएगी। बात समझ में आई। तो आप जब लोड करते हो यहां पर शुगर को तो सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाता है, यानी पानी कम है तो जाइलम से थोड़ा पानी उधार ले लिया। और उसके बाद जब आप अनलोड करते हो शुगर को तो यहां पर वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, दूसरी साइड वाटर पोटेंशियल कम है, वहां पर उसका पानी वापस कर दिया। फ्लोएम वैसी की वैसी रह गई, जाइलम वैसी की वैसी रह गई, लेकिन शुगर आपने मुफ्त में ट्रांसपोर्ट कर दिया, इसको आपने अनलोड कर लिया है किसके अंदर, सिंक के अंदर। बात समझ में आई। इट इज अ वेरी जीनियस काइंड ऑफ अप्रोच विच इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। इसीलिए वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट था कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे चीजें अप्रोच करी जा रही हैं। अब देखो,
मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या है? इस हाइपोथेसिस में बोला गया, एक्सप्लेन किया गया द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर दैट इज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, कि शुगर कैसे ट्रांसपोर्ट हुई। तो ग्लूकोज जो है ये सोर्स पे प्रिपेयर किया गया और इसे सुक्रोज में पहले कन्वर्ट कर लेते हो, क्योंकि सुक्रोज को तोड़ के फिर से ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाएंगे, उसमें कोई नई बात नहीं है। सुक्रोज ट्रेवल करने में इजी है, बड़ा मॉलिक्यूल है, तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल छोड़ोगे, इससे अच्छा 1 सुक्रोज मॉलिक्यूल छोड़ दो, कम मॉलिक्यूल्स में ही काम चल जाएगा। तो यहां पे जो सुक्रोज है इसको आपका कंसिडरेशन में ले लिया गया, यही हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब जो सुक्रोज था इसके साथ हमने क्या किया, सुक्रोज आपका सबसे पहले कंपेनियन सेल में जाएगा, तो ये कंपेनियन सेल के अंदर चला गया, ओके, एंड देन इनटू द लिविंग फ्लोएम सीव ट्यूब सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसे आप लोडिंग बोलते हो। तो यहां पे आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, लोडिंग हुई शुगर के मॉलिक्यूल्स की, राइट। इसे आपने लोड कर दिया कहां पर, एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहां पर लगी, मेम्ब्रेन क्रॉस कर रहे हो तो यहां पर पंप्स लगे हुए रहते हैं जिनके थ्रू आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके शुगर मॉलिक्यूल्स को भेजा सीव ट्यूब सेल के अंदर। नाउ अब सीव ट्यूब सेल के अंदर शुगर मॉलिक्यूल है तो यहां पर हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई, वाटर है कम। अगर वाटर कम है तो आपका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। अगर वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो आपका यहां से जो जाइलम है इससे थोड़ा बहुत पानी ये खींच लेगा। यही चीज हमें यहां पर नोट करनी थी कि यहां पर जो जाइलम है इससे ये थोड़ी बहुत चीजें अपने अंदर ले लेगा, वाटर वगैरह ले लेगा। तो सीव ट्यूब जो सेल्स हैं ये आपके लंबे लंबे कॉलम्स के बने हुए रहते हैं विद सीव प्लेट्स, जो कि परफोरेटेड रहती है, जिनके अंदर छेद रहते हैं। तो इसको हम एक बार बना करके देख लेते हैं। ये आपका क्या है, ये एक पर्टिकुलर सीव ट्यूब सेल है, ये आपका सीव ट्यूब सेल है, राइट। अब ये सीव ट्यूब सेल जो है ये काफी सारे और सीव ट्यूब सेल्स के साथ कनेक्ट हो जाता है और एक पूरी ट्यूब बना लेता है। तो इस पूरी ट्यूब का नाम क्या है, सीव ट्यूब। और ये जो एक सेल है इसका नाम क्या है, सीव ट्यूब सेल। तो यहां पर क्या हुआ, एक और सीव ट्यूब सेल आया, एक और सीव ट्यूब सेल आया। अब सीव का मतलब क्या रहता है, सीव का मतलब रहता है छलनी, जिनको नहीं पता है वो लिख सकते हैं। जैसे चाय छानने की छलनी होती है उसी हिसाब से यहाँ पर ये छलनी का काम करेगा। छलनी से क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लेट है ना इन्हें आप बोलते हो सीव प्लेट्स। ये वाले भी जो दोनों है ये है सीव प्लेट, और इनमें आपके ऊपर नीचे ओवरलैपिंग छेद प्रेजेंट होते हैं जिनको आप बोलते हो सीव पोर्स। तो यहाँ पर एक चीज आई सीव पोर। तो यहां से अगर कोई चीज आ रही है, समझ लो शुगर वगैरह है, तो इस छेद से पास होगी, इसके जस्ट नीचे दूसरी प्लेट पर भी सेम जगह पर छेद होगा तो यहां से भी पास हो जाएगी। यहाँ पर भी छेद होंगे, यहाँ पर भी छेद होंगे सेम लेवल पे, यहाँ से भी पास हो जाएगी। यहाँ पर भी छेद होंगे, यहाँ पर भी छेद होंगे सेम जगह से, यहाँ पर भी पास हो जाएगी, एंड सो ऑन। इस हिसाब से आपकी सीव ट्यूब काम करती है, ओके। तो यहां पर आपने क्या देखा कि जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है ये आपके पास होते हैं थ्रू दिस होल, यानी कि आपके सीव पोर्स। तो कंटिन्यूअस एक फिलामेंट बन जाता है, कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि अभी हमने ड्रॉ करके देखा। तो इस ट्यूब में आपने एक बार चीज अगर डाल दी तो वो बढ़िया तरीके से ट्रांसपोर्ट होती रहती है। अब क्योंकि वाटर पोटेंशियल कम हो गया था इस सीव ट्यूब के अंदर, तो एडजेसेंट जो इसके साइड में जाइलम प्रेजेंट है ना, इससे पानी आ जाएगा मुफ्त में ऑस्मोसिस के थ्रू। अगर ऑस्मोसिस से पानी आ गया तो पानी का प्रेशर यहां पर बढ़ेगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा मेरे दोस्त, तो अब जो सैप है इसके पास फ्लो करने के लिए वाटर आ गया है, तो ये लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर यानी सिंक की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। और अगर इसने सिंक की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया तो ये सिंक की तरफ पहुंच जाएगा धीरे धीरे मूव करता हुआ, ओके। अब जो सुक्रोज है ये फ्लोएम सैप से एक्टिवली मूव कर दिया गया इनटू द सेल्स ऑफ योर सिंक, यानी यहां पर जो है इन शुगर मॉलिक्यूल्स को एक्टिवली ही निकाल लिया गया। यानी आपकी लोडिंग जो थी ये भी एक्टिव थी और आपकी अनलोडिंग जो थी ये भी एक्टिव है। ये चीजें हमेशा याद रखनी है। सेल्स जो है इन शुगर को यूज करके एनर्जी बना लेंगे या फिर स्टार्च और सेल्यूलोज के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे, वो उनकी मर्जी है कि उनका फिजियोलॉजिकल स्टेट कैसा है, उसी हिसाब से काम कर लेंगे। और यहां से वाटर जो है आपका वापस चला जाएगा जाइलम के अंदर ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर और द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। तो शुगर जब रिमूव हो जाएंगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पर डिक्रीज हो जाएगा, यानी वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे अब वाटर ज्यादा है और यहां पर वाटर कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि पानी के साथ साथ यहाँ पे मिनरल्स भी है, हार्मोन्स भी है, काफी चीजें हैं, आयंस वगैरह भी है। तो यहाँ पे प्योर वाटर है, लेकिन तो यहां से यहां जो है आपका वाटर मूव कर जाएगा, तो वाटर फ्लोएम से बाहर निकल जाएगा और दोबारा से जाइलम में आ जाएगा।
तो फ्लोएम भी वैसी की वैसी रही, जाइलम भी वैसा का वैसा रहा, लेकिन शुगर आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया है वाया कंपेनियन सेल्स टू द सिंक सेल्स। ओके, अब देखो यहां पर एनसीईआरटी का जो डायग्राम है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पर आपको ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म समझा रखा है। ये जो आपकी लीफ थी, यहां पर क्या बने, छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स बने। इन शुगर मॉलिक्यूल्स को आपने यहां पर लोड कर दिया, और लोड करके आप इन्हें कहां तक पहुंचा सकते हैं, आप इन्हें पहुंचा सकते हैं टू द रूट। तो ये या तो रूट के अंदर पहुंचा दी गई यहां पर, ओके, तो यहां पर ये रूट तक पहुंचा दी गई, तो ये स्टोर भी हो सकती हैं, एज वेल एज रूट खुद का खाना खुद नहीं बना सकती, तो ये यूटिलाइज भी कर सकती है। एज वेल एज प्लांट के अंदर जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं वहां तक भी आप सामान पहुंचा सकते हो। समझ लो सीजन शफल हुआ आपका, यहां पर स्प्रिंग सीजन आ गया है, तो यहां पर जो आपकी रूट है यहां से न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे और ये आपके ग्रोइंग पार्ट तक यानी ग्रोइंग बड तक पहुंच जाएंगे। तो चीजें आपकी नीचे की साइड में मूव करी, नीचे की साइड में मूव करी, और चीजें आपकी ऊपर की साइड में मूव करी डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। तो यहां पर बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिल गया। ओके, ये आपने यहां पर देखा। नाउ लेट्स टेक इनटू अकाउंट द रिवीजन प्रोस्पेक्ट। एक बार रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देख लेते हैं। यहां पर क्या जा रहा है, यहां पर जाइलम, यहां पर जाइलम, ये है जाइलम। जाइलम के अंदर क्या है, ज्यादातर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ज्यादातर वाटर मॉलिक्यूल्स। बीच में क्या है, कुछ एक आयंस भी होंगे, बना देते हैं बीच बीच में, ये आपके आयंस मॉलिक्यूल है, ये आपके जाइलम का कॉम्पोजिशन। इसके बगल से कौन जा रहा है, इसके बगल से जा रहा है आपका फ्लोएम। ये आपके फ्लोएम की सीव ट्यूब में बना रहा हूं। अगर सीव ट्यूब में बना रहा हूं तो सीव ट्यूब बना हुआ है सीव सेल्स का, तो यहां पर मैं सेल्स बना देता हूं, और इनके बीच में छोटे छोटे छेद बना करके हम लोग परफोरेशंस भी दिखा देते हैं, यानी कि यहां पर ये सीव प्लेट है जिसके अंदर परफोरेशंस भी हो रखी है, राइट। अब इसके बगल में, क्योंकि सीव ट्यूब सेल्स के पास तो खुद का न्यूक्लियस होता नहीं है, तो इनके बगल में कौन पड़ा रहता है, इनका साथी कंपेनियन के लिए कंपेनियन सेल प्रेजेंट रहता है, जिनके पास खुद का न्यूक्लियस रहता है। यहां पर भी आपका कंपेनियन सेल आपको देखने को मिला, तो इसीलिए कंपेनियन सेल बीच में आएगा ही आएगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। यहां पर आपका सोर्स सेल है, देयर इज अ सोर्स सेल जहां पर खाना बन रहा है बहुत अच्छे तरीके से, एंड यहां पर आपका सिंक सेल है जिसके अंदर खाना जाना चाहिए, जिसे शुगर की जरूरत है। यहां पर सबसे पहले क्या हुआ, यहां पर सबसे पहले आपका ग्लूकोज तैयार हुआ लीफ के अंदर, और एक ग्लूकोज जो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया इनटू सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज ट्रैवल करने में आसान होता है, तो इसे व्हाइट कलर का हमने बना लिया। अब ये जो सुक्रोज है सबसे पहले लोड कर दिया गया इनटू कंपेनियन सेल। इस हिसाब से काफी सारे आपके यहां पर हो गए शुगर मॉलिक्यूल्स, और इनको आपने लोड कर दिया इनटू द सीव ट्यूब सेल्स या फिर सीव ट्यूब इटसेल्फ। यहां पर क्योंकि आपके काफी सारे शुगर मॉलिक्यूल्स लोड हुए हैं एक्टिवली, तो यहां पर आपके सोल्यूट का पोटेंशियल बढ़ गया, सोल्यूट यहां पर बहुत ज्यादा है, सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ा, सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ा तो वाटर पोटेंशियल कम। अब यहां पर पानी तो है ही नहीं, या फिर थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है इक्का दुक्का मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपका पानी काफी कम है। अगर यहां पर पानी कम है तो यहां पे आपके पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, तो पानी यहां से यहां आ जाएगा, तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल आपका पानी जो है मूव किया। अगर पानी यहां पर मूव किया तो पानी यहां पर एकदम बढ़िया तरीके से भर गया। अगर पानी यहां पर बढ़िया तरीके से बढ़ा तो पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेशर भी क्रिएट करेंगे, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर अब बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो इस सेल से इस सेल में ऑटोमेटिक मूवमेंट हो जाएगी, इस सेल से इस सेल में ऑटोमेटिक मूवमेंट हो जाएगी, तो यहां पर जो है काफी सारे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ये फ्लो करते हुए आ गए। और इन काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या प्रेजेंट था, वो जुगाड़ प्रेजेंट था जो कि आपको रिमूव करना है, दैट इज योर सुक्रोज। अब ये जो सुक्रोज था ये एक्टिवली यहां पर अनलोड हो जाएगा, और एक्टिवली अनलोड होने के बाद सिंक सेल में पहुंच जाएगा, तो ये आपका एक्टिव अनलोडिंग भी शो करता है। अब यहां पर क्योंकि अनलोड हो चुका है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, व्हाइट वाले सारे मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए क्योंकि शुगर तो हमने अनलोड कर दिया। तो यहां पर क्या बचा है, यहां पर आपका बचा है प्योर पानी, यहां पर आपका प्योर पानी बचा हुआ है 100% वाटर, और यहां पर पानी के बीच बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स अलग भी हैं, तो ज्यादा पानी का पोटेंशियल कहां पर है, इस डायरेक्शन में, तो फ्लोएम से जाइलम तक आपका पानी चला जाएगा, क्योंकि यहां पर अब हाई वाटर पोटेंशियल है और यहां पे अब कम वाटर पोटेंशियल है।
यहां से पानी वापस आ गया, यहां पे दोबारा से वाटर पोटेंशियल हाई हो गया। तो जाइलम जिस हिसाब से जा रहा था उसी हिसाब से जाता रहेगा, थोड़ा बहुत पानी यहां से निकाला हमने, वही पानी वापस कर दिया। फ्लोएम जिस हिसाब से बह रहा था उसी हिसाब से बहेगा। हमने शुगर ऐड करी, शुगर यहां पे पहुंच गई, हमने पानी ऐड किया, पानी आपका यहां पर पहुंच गया, जैसा पहले था वही कंटेंट इसका रह जाएगा। और आपकी जो शुगर थी वो हमने यहां से यहां पर भी ट्रेवल करवा दी। तो दिस इज अ जीनियस मैकेनिज्म। जब मैं पहली बार पढ़ा था स्कूल लेवल पे मैं पागल हो गया था, भाई दिखने में ये प्लांट कुछ भी नहीं है, खड़े भी खड़े ही रहते हैं पर कुछ कर नहीं सकते, लेकिन द मैकेनिज्म इज वेरी 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 ब्यूटीफुल। सिर्फ एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के दम पे कितना कुछ कर लिया है और कितनी हाइट तक कर लिया है। सो इट इज वेरी गुड टू सी। नाउ लास्ट टॉपिक जो आता है इस पूरे के पूरे चैप्टर का वो है गिल्डलिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, गिल्डलिंग एक्सपेरिमेंट। गिल्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है? ये प्रूफ करने के लिए किया जाता है कि आपका जो फूड है ये आपका फ्लोएम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो रहा था। तो कोई अगर आपको बोल दे कि भाई प्रूफ करके दिखाओ कि फ्लोएम के थ्रू ही आपका फूड या शुगर्स ट्रांसलोकेट होती हैं, तो आप कैसे करेंगे? गिल्डलिंग एक्सपेरिमेंट कर लो। गिल्डिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, आप रिमूव कर देते हैं अ रिंग ऑफ बार्क इंक्लूडिंग फ्लोएम लेयर ऑफ द ट्री ट्रंक। तो आप जब लेयर बनाते हो ना एक पर्टिकुलर प्लांट की, तो बाहर आपकी एपिडर्मिस है, अंदर आपके कॉर्टिकल लेयर्स हैं, फिर उसके अंदर एंडोडर्मिस है, फिर आपका क्या आता है, वस्कुलर सिलेंडर आता है, जाइलम और फ्लोएम। इसमें भी बाहर की साइड आपका फ्लोएम है, अंदर की साइड आपका जाइलम है। तो यहां पे कवि क्या कहना चाहते हैं, यहां पर इन्होंने ये कहा है कि फ्लोएम तक जो है सब कुछ रिमूव कर दो, जाइलम जाइलम छोड़ो बस। यानी पानी नीचे से ऊपर जाता रहे, लेकिन ये जो फ्लोएम वगैरह है ना ये सब काट दो। फिर हम देखेंगे फूड आपका वापस आ पाता है कि नहीं। तो इतना इतना रहने दो, फ्लोएम से लेके बार्क तक का सारा हिस्सा उड़ा दो, एक गोल रिंग काट दो, जिससे कि सारा कनेक्शन ही खत्म हो जाए प्लांट के दो पार्ट्स का। तो आपने यहां पर बीच में से चीजों को काटना प्रेफर किया। ये प्लांट का तना है, ये प्लांट का तना है, आपने रेड रेड रीजन छोड़ा है जाइलम वाला, इसके बाहर का सब कुछ आपने काट दिया। तो यहां पर हमने क्या देखा, कुछ वीक बाद जो पोर्शन ऑफ बार्क है अबव द रिंग ऑन द स्टेम बिकम स्वलन, यानी ऊपर का जो पार्ट है ये तो आपका सूज गया जो कि पहले नॉर्मल था, और नीचे का जो पार्ट है ये आपका थोड़ा सा पतला हो जाता है। यहाँ पे ठीक से दिखाया नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा पतला हो जाता है। यानी आपको बोला जाता है कि ऊपर वाला जो पार्ट है ना, यहाँ तो फूड बनता ही है, लीफ है सारे के सारे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो खाना आपका जमा हो चुका है, यहाँ तो अच्छा खासा खाना मिलेगा। लेकिन जो नीचे वाला प्लांट का पार्ट है, इसमें तो फ्लोएम के थ्रू कुछ जा ही नहीं पा रहा क्योंकि फ्लोएम ही एब्सेंट है। तो नीचे वाला प्लांट जो है आपका कमजोर हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका कमजोर हो जाएगा। तो पहले मरेगा कौन? नीचे वाला पार्ट, वेरी ऑब्वियस। तो इट शोज दैट फ्लोएम इज द टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। क्यों? क्योंकि फ्लोएम जब रिमूव किया तो फूड ट्रांसलोकेट हुआ ही नहीं, एंड ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन दैट इज टुवर्ड्स द रूट। तो यहां पर यह भी बोला गया कि फूड जो है आपका रूट की तरफ आना होता है, जिसको आप ब्लॉक कर देते हो तो रूट वाला पोर्शन मर जाता है, और रूट का पोर्शन मरा तो अल्टीमेटली स्टेम भी मर जाएगी। लेकिन हाँ, जब तक इसमें स्टोर रहेगा ना खाना तो ये आपका कुछ वीक ज्यादा सर्वाइव कर सकता है। मरेगा तो ये प्लांट पार्ट भी, सीधी सी बात है, रूट ही मर गई तो जिंदा कैसे रहेगा? जितना स्टोर्ड है उसको खा लेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल आल्सो डाई। ये आपका क्या है? ये आपका गिल्डलिंग एक्सपेरिमेंट है। तो प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर अब कंप्लीट होता है, एंड आई होप यू गॉट दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे पॉसिबल। सबसे कम टाइम में, बल्कि कम टाइम हमने लगाया भी नहीं यार, आई थिंक इसमें 5 घंटे लग गए होंगे अराउंड। तो 4-5 घंटे का ही ये चैप्टर था। अच्छे से चीजें अगर समझ में आ गई होंगी तो सब कुछ फोड़ के रख दोगे। कंसेप्ट ओरिएंटेड जितनी भी चीजें थी, वी हैव डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में बची हुई काफी सारी चीजें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं वो भी इनकॉर्पोरेट करके हम लोग एक्स्ट्रा टॉपिक्स को भी डिटेल में देखेंगे, लेकिन क्वेश्चंस के फॉर्म में, राइट। और काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें थ्योरी की जरूरत रहती है, वी विल श्योरली कवर देम इन थ्योरी, दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। तो कुछ चीज छूटेगी नहीं, लेकिन रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। तुमने अगर एक चीज को पढ़ा और समझ में आ गई लेकिन रिवीजन नहीं किया तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट विल नॉट यील्ड यू ग्रेट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अगर एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो अच्छे तरीके से सारी चीजें एकदम ऑन टिप्स होनी चाहिए। ओके, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। छोटा चैप्टर है, 3-3.5 घंटे का, अच्छा चैप्टर है, लेकिन पूरे मार्क्स स्कोर करने की पॉसिबिलिटी वहां पर है। मिनरल न्यूट्रिशन में एनसीईआरटी से बाहर मत जाना, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वाले चैप्टर में, यानी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में एनसीईआरटी से बाहर कभी भी मत जाना। इतने सारे न्यूट्रिएंट है, लगभग 17 न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पीजीआर की जब बात करोगे 5 अलग अलग हार्मोन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कौन सा हार्मोन क्या करता है बहुत ही स्पेसिफिकली याद करना पड़ेगा। तो उसको आप जब सिर्फ एनसीईआरटी से देखोगे तो ही दिमाग में चीजें टिकेंगी। बहुत बाहर का कंटेंट पढ़ लोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सी चीज किस हार्मोन के लिए थी, कौन सी चीज किस मिनरल के लिए थी।
तो इन दोनों चैप्टर में एटलीस्ट हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज स्टिक टू एनसीईआरटी। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से आता है, लेकिन एक एक वर्ड में घूम मत जाना। मैं आपको अपनी तरफ से सारी की सारी ट्रिक्स दे दूंगा, एनालिसिस का एक बढ़िया पैटर्न आप लोगों के लिए तैयार कर दूंगा, बट यू हैव टू डू दैट केयरफुली। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर को क्रैक करते हैं। शुक्रिया।